हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं उनको देखेंगे कि कैसे वो इक्वेशन आती है हमारे पास में, और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो एसोसिएटेड है विद इलिप्स उनको भी हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड इसके पहले हमने यहाँ पर बच्चों यही सेम टॉपिक कवर किया था पैराबोला के लिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यही सेम टॉपिक कवर करेंगे हाइपरबोला के लिए, ठीक है ना। तो पहले 3 वीडियोस जो कोनिक सेक्शंस के हम यहाँ पर आपके साथ में कर रहे हैं, यहाँ हमने कोशिश की है कि आपको जो बेसिक आइडिया है कोनिक सेक्शन के तीनों ही फिगर्स का वो अच्छे तरीके से मिल जाए। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन में इन तीनों वीडियोस को तो डेफिनेटली देखें, ताकि आपका बेस अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे फिर यहाँ पे उसके ऊपर जो फर्दर डिस्कशंस हैं जहां पे हम कॉर्ड या फिर अपनी टेंजेंट नॉर्मल की बात करेंगे, सो आपको यहाँ पर वो सारी चीजें भी है ना समझ में इजीली आएंगी, लेकिन एक बेस यहाँ पर रेडी होना काफी जरूरी होता है, ठीक है ना। सो इलिप्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। इलिप्स का यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उससे अगर मैं स्टार्ट करूं, सो डेफिनेशन तो आपकी यहाँ पर जो कोनिक सेक्शन की थी वही मेंटेन रहेगी कि यार एक ऐसे पॉइंट का लोकस है ना, एक ऐसा मूविंग पॉइंट है जिसका हम यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हैं फ्रॉम 2 प्लेसेस। एक है फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम फोकस कहते हैं, एक है फिक्स्ड लाइन जिसको हम यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। यही सेम चीज हमने पैराबोला के साथ में करके रखी है। तो एटलीस्ट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये सब जो नाम है वो आपको नए नहीं लग रहे हैं, है ना। यू ऑलरेडी नो अबाउट दीज पर्टिकुलर लाइन एंड पॉइंट। एंड आपको यहाँ पे इस बार बस जो क्या होगा चेंज, वो क्या है कि हम यहाँ पे डिफाइन करते समय यहाँ पे जो बेसिकली डिस्टेंसेस देखते हैं उसका जो रेशियो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं उसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। इलिप्स के केस में बस वो जो एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू है इट हैज टू बी सम फ्रैक्शनल क्वांटिटी, ठीक है ना। 0 और 1 के बीच की अगर कोई वैल्यू हमारे पास में आती है देन द फिगर दैट वी आर जनरेटिंग विद दिस सेम डेफिनेशन PS/PM इज इक्वल टू E is going to be an ellipse। जबकि हम यहाँ पे जब E की वैल्यू एक्जैक्टली 1 कर देते हैं तो यही सेम डेफिनेशन अप्लाई करके जो हमारे पास में फिगर बनता है उसको हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है ना। सो आपका यहाँ पर जो आज का डिस्कशन है उसके अंदर हम क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन को पहले यहाँ पर जो है डिराइव करना चाहते हैं एज सच, ठीक है ना। डेरिवेशन देखने से थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो बेस अंडरस्टैंडिंग वो बेटर डेवलप होगी। सो 5 से 10 मिनट यहाँ पर लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप वो डेफिनेटली यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं अगर आपको टॉपिक के साथ में कंफर्ट चाहिए तो, ठीक है ना। क्योंकि कई बार यहां पर बच्चों को मैंने देखा है कि यार बच्चे उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि यार ये एक्सेंट्रिसिटी का रिलेशन कहां से आया, या फिर ये इक्वेशन हमारे पास में इस तरह से ही क्यों नजर आ रही है जैसे कि यहां पर दिखाई जा रही है, ठीक है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी भी डेरिवेशन उसका एज सच देखा हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। सो लेट अस पुट इन सम एफर्ट्स एंड 5 to 10 मिनट्स अगर हम यहां पे स्पेंड करेंगे तो कंफर्ट अगर आ सकता है तो हमने डेफिनेटली उसके ऊपर समय स्पेंड करना चाहिए। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक फिगर। अच्छा, लेकिन अगर आप यहां पर ऑलरेडी ये सारी चीजें जानते हैं तो आप वीडियो में थोड़ा सा आगे जा सकते हैं स्किप करके, एंड यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग the formulas and then move to the questions also, ठीक है ना। that is up to you how you want to basically take the learning forward, all right। सो आपका यहाँ पर जो बेसिक आइडिया है दैट इज कि आपके पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मूविंग पॉइंट है, यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट जो आपको नजर आ रहा है उसका डिस्टेंस हम कॉन्स्टेंटली देखने वाले हैं 2 प्लेसेस से। एक है आपका फोकस, है ना, एक है आपका डायरेक्ट्रिक्स, राइट। एंड हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं सिंपल सा आइडिया कि PS/PM आपका E के बराबर होना चाहिए। नाउ इफ आई हैव टू बेसिकली फाइंड द लोकस, तो यही चीज हमने पैराबोला के डेरिवेशन में भी देखी थी कि मैं इसको कहना तो चाहता हूं, मैं इस पॉइंट P को x, y कहना चाहता हूं या फिर h, k कहना चाहता हूं, लेकिन ये मैं कैसे बोलूंगा जब तक मेरे पास में ओरिजिन और x एक्सिस y एक्सिस ही नहीं होगा तो, है ना। इस फिगर में हमने ओरिजिन ही नहीं डिफाइन किया अभी तक, इस फिगर में हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन नहीं किया है, ठीक है ना। सो पहले तो हमें यहाँ पर कुछ एक लोकेशन अच्छी ढूंढनी पड़ेगी, राइट। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि देखो यहाँ पर आपका जो पॉइंट है ये मूव तो कर ही सकता है। तो अगर ये पॉइंट मूव करते 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 ये जो आपके पास में एक लाइन है ना, ये कौन सी लाइन है जो फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, इस पे भी कभी ना कभी तो पहुंचेगा। अब इस पे जब ये पहुंचेगा तब भी हमारे पास में जो डेफिनेशन फॉलो होनी चाहिए वो यही वाली है कि PS/PM हैज टू बी इक्वल टू E, है ना। ये वाली सिंपल डेफिनेशन वहां पर भी फॉलो होगी। तो ये पॉइंट अगर चलते चलते यहां पर आता है, सो लेट अस से इस पोजीशन को हम यहां पर कहते हैं A। तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि A से जो आपका डिस्टेंस है S तक का, और A से जो डिस्टेंस है आपका यहां पे डायरेक्ट्रिक्स तक का, लेट अस से इसको मैं यहां पर कहता हूं M1, ठीक है ना। M1 अगर मैं इसको कहता हूं तो फिर ये जो रेशो आएगा ये भी आपका E के बराबर ही आना चाहिए, राइट। वो जो भी E हमने यहाँ पे इस इलिप्स के लिए फिक्स करके रखा है उस क्वांटिटी के बराबर आना चाहिए। सो उस चीज को मैं यहाँ पर कैसे मेंशन कर सकता हूं, मैं मेंशन कर सकता हूं कि यहाँ पर आपका A से लेके S तक का डिस्टेंस एंड A से लेके M1 तक का डिस्टेंस ये कितना होगा, E के बराबर होगा, ऐसा हम इसको कह सकते हैं।
बट अगर मैं यहां पे अब फर्दर सोचता हूं तो आप यहां पे रियलाइज करते हो कि यार मेरे पास में ये जो रेशो है ये फिक्स करने का यहां पर जो है टारगेट है, लेकिन अगर मैं इस रेशो में अपने पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, देन अभी हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ए पॉइंट है ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में लाई कर रहा है। मतलब यहां पर ये जो रेशो है ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है एम से लेके M1 से लेके S तक के डिस्टेंस को। लेकिन ऐसा ही एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी तो एक पॉइंट हमें मिल ही सकता है, राइट? सो एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी जो आपको यहां पे पॉइंट मिलेगा वो अगर आप यहां पे नोटिस करते हो तो वो भी आपको एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट डेफिनेटली मिलने वाला है। एक्सिस हम किस चीज को कह रहे हैं? फोकस से पास होने वाली लाइन जो बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है उसको हम एक्सिस कह रहे हैं। तो जैसे एक पॉइंट आपने ए इस तरफ नोटिस किया है वैसे ही एक पॉइंट कहीं बाहर भी आपको लाइन सेगमेंट के नजर आना चाहिए। ये जो एस से लेके M1 तक का लाइन सेगमेंट है एक पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा और एक लाइन सेगमेंट के बाहर लाई करेगा। दोनों ही इस रेशो की वैल्यू ई के बराबर आपको देने वाले हैं, लेकिन एक इंटरनल डिवीजन की वजह से देगा और एक एक्सटर्नल डिवीजन की वजह से देगा। मतलब यहां पे इसको ए बोलने की जगह हम ऐसा करते हैं कि इसको A1 और A2 ऐसे दो नाम यहां पे दे देते हैं एंड इस इक्वेशन में भी हम यहां पे A1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। और जैसे हमने यहां पे A1 के लिए वैल्यू लिखी है वैसे हम यहां पर क्या कर सकते हैं A2 के लिए भी अपनी वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब आपके उसमें A2 से लेके S तक का जो डिस्टेंस होगा और A2 से लेके M1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी E के बराबर ही आना चाहिए। आपके पास में यहां पे अब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम अपने जो स्टैंडर्ड लोकेशन है उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें ये समझ में आ रहा है कि अब देखो A1 और A2 इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कोनिक सेक्शन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं एंड फर्दर वो इस लाइन के ऊपर भी लाई करते हैं जहां पे फोकस है और ये लाइन आपके डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। मतलब ये आगे चल के हमारी एक्सेस तो बनने ही वाली है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इनका जो मिड पॉइंट है ये जो A1 A2 का मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट को हम यहां पे बेसिकली ओरिजिन कंसीडर करना चाहते हैं, है ना। दैट इज अवर टारगेट, ठीक है ना। सो लेट से यहां पे बीच में कहीं आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, इसको हम क्या कर लेते हैं A1 A2 का जो मिड पॉइंट है उसको हम ओरिजिन मानना चाह रहे हैं। और अगर मैं इसको ओरिजिन मानना चाह रहा हूं तो फिर यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन में इमेजिन कर सकता हूं उसी को मैं क्या बोलना चाहूंगा, उसी को मैं यहां पर बेसिकली y एक्सिस कहना चाहूंगा, ठीक है ना। तो फाइनली हमने यहां पर क्या आइडेंटिफाई कर लिया है, फाइनली हमने यहां पे अपना x एक्सिस y एक्सिस आइडेंटिफाई कर लिया है अलोंग विद ओरिजिन, ठीक है ना। ये एक बड़ा सक्सेस अभी हमें यहां पर मिला है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिस्टेंसेस को यहां पर मेंशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंसेस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो ओरिजिन से स्टार्ट करके मैं चाह रहा हूं कि एटलीस्ट एक डिस्टेंस तो यहां पर मैं कंसीडर कर ही लेता हूं, जो आपका ओरिजिन से लेके इस A2 तक का डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस आपको ओरिजिन से लेके कहां तक का मिलेगा, A1 तक का मिलेगा। ये दोनों डिस्टेंसेस आपके सेम निकल कर आना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों डिस्टेंसेस सेम क्यों निकल कर आना चाहिए, क्योंकि लिटरली हमने ओरिजिन कहां माना है, मिड पॉइंट पे माना है, ठीक है ना। अगर मिड पॉइंट जैसा नजर नहीं आ रहा है तो हम यहां पर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको और आगे पुश कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, हम ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा और आगे ले लेते हैं ताकि ये लाइन आपको थोड़ी सिमेट्रिक और नजर आ जाए, ठीक है। चलिए, ऐसा कुछ हमने यहां पर अभी कंसिडर किया है एज अवर लोकेशंस ऑफ A1 एंड A2। ऑलराइट, अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे अब ये जो अपनी इक्वेशंस ऑलरेडी हमने लिखी हुई हैं, यहां पे जो डिस्टेंसेस हैं A1 से लेके S तक का डिस्टेंस, A1 से लेके M1 तक का डिस्टेंस, इनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। देखो यहां पर ये काम कितने इजीली हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं कि A1 से लेके S तक का जो आपका यहां पे डिस्टेंस है, ठीक है ना, A1 से लेके S तक का डिस्टेंस, इसको मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर बोलना चाहूं तो कैसे बोल सकता हूं कि हम ओरिजिन से लेके A1 तक आए हैं एंड ओरिजिन से लेके S तक का डिस्टेंस हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका O से लेके A1 माइनस O से लेके S, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हम यहां पे A1 से लेके M1 तक का डिस्टेंस लिखना चाहते हैं। A1 से लेके M1 तक का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे कि O से लेके M1 तक आते हैं और O से लेके A1 तक का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। O से लेके M1 तक आते हैं एंड देन O से लेके A1 तक का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आपको E के बराबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपलर इक्वेशन अगले स्टेप में बनाएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। वैसे ही आप यहां पे एक सिंपल सी इक्वेशन बना सकते हो सेकंड कंडीशन को पिक करके कि यार A2 के साथ भी बिल्कुल सेम चीज आपको नजर आनी चाहिए। A2 से लेके S तक का जो डिस्टेंस है, A2 से लेके S तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। अगर मैं यहां पे डिस्टेंसेस को लिखूं तो यहां पर O से लेके A2 कर लेते हैं एंड देन O से लेके S तक चले जाएंगे। एंड वैसे ही आपका A2 से लेके M1 तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हैं कि O से लेके A2 तक का जो भी डिस्टेंस है उसके अंदर हम यहां पे O से लेके M1 तक का डिस्टेंस ऐड कर लेंगे एंड ये भी आपका रेशो एक्जैक्टली E के बराबर ही निकल कर आना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों चीजों को हमने यहां पर इस तरह से कन्वर्ट किया। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एंड एक और बात, हमने यहां पर ये जो डिस्टेंसेस हैं
इनको यहाँ पे मार्क तो कर लिया, लेकिन हमने इनके नाम नहीं रखे हैं। इनका नाम भी रख लेते हैं कि यार O से लेके A2 तक का डिस्टेंस और O से लेके A1 तक का डिस्टेंस क्योंकि बराबर है, तो मान लेते हैं कि यार ये हमारे स्मॉल a से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो जहां पे भी OA1 और OA2 डिस्टेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, कहां कहां नजर आ रहे हैं, OA1, फिर यहां से OA2 एंड OA2, इन सभी प्लेसेस पे हम स्मॉल a रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ये वाला काम हम कर लेते हैं साथ ही साथ। सो आपको क्या मिलेगा यहां से a माइनस OS, और नीचे आपके इसमें कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा OM1 माइनस A, ये आपका E के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूं तो A माइनस OS का वैल्यू कितना आ जाएगा, E के साथ में OM1 मल्टीप्लीकेशन में एंड माइनस AE। ऐसा हमारे पास में एक छोटा सा इक्वेशन यहां पे अभी बना हुआ है, ठीक है ना। इसको हम यहां पे ऐसे करते हैं, सेव करके रख लेते हैं एंड ऐसी एक इक्वेशन बना लेते हैं सेकेंड वाली कंडीशन की मदद से। सेकेंड वाली कंडीशन क्या कहती है कि A प्लस OS और नीचे आ जाएगा A प्लस OM1, ठीक है ना। और ये आ गया है आपका फिर से कितना, E के बराबर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहां पे करेंगे तो A प्लस OS ये किसके बराबर आ गया, EA एंड उसके साथ में E टाइम्स ऑफ OM1, ठीक है ना। सो अब यहां पे अगर आप नोटिस करते हो तो आपके इसमें दो डिस्टेंसेस हैं मेजरली जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। एक O से लेके S तक का डिस्टेंस है और एक O से लेके M1 तक का डिस्टेंस है, जिनको हम यहां पे दोनों इक्वेशन की मदद से आप सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है ना। देख रहे हो यहां पर आपके इसमें OS बचा है। सो अगर आप यहां पे लेट से ऐसा करो कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2a मिलेगा, दोनों को ऐड कर दिया तो OS कैंसिल हो जाएगा। यहां अगर आप नोटिस करते हैं तो E टाइम्स ऑफ OM1 ये 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट, E टाइम्स ऑफ OM1, ठीक है ना। तो E भी है इसके अंदर और ये AE वाले टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों साइड से अगर मैं 2 कैंसिल करता हूं और E से डिवाइड करता हूं, देन मुझे OM1 का वैल्यू मिला है A अपॉन E के बराबर, ठीक है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है ना। ये एक्चुअली किस चीज का लोकेशन आ गया है, ये OM1 का जो डिस्टेंस आपको यहां पर मिला है, O से लेके M1 तक का जो आपको डिस्टेंस मिला है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ओरिजिन से कितनी दूर है। सो हमें डायरेक्ट्रिक्स का लोकेशन एक्जैक्टली पता चल गया है कि ये x इक्वल टू माइनस ऑफ A बाई E के बराबर होगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दिस कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड की कहानी देखो क्या बन रही है, यहां पे A और A कैंसिल होगा, -2 टाइम्स ऑफ OS बनेगा। राइट हैंड साइड में जब मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो ये दोनों टर्म्स बराबर है आपकी, कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर आपके उसमें -2AE बनेगा। -2 कैंसिल कर दो तो यहां से OS का जो डिस्टेंस है वो आपको AE के बराबर अब यहां पे मिल रहा है, ठीक है ना। दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि OS एग्जैक्टली क्या है, OS बेसिकली बता रहा है कि आपका ओरिजिन से जो S है वो कितना दूर है, तो ये AE डिस्टेंस पे बेसिकली आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब हमारे यहां पर फोकस कहां पे आ जाएगा, क्योंकि हम ये लेफ्ट हैंड साइड में चीजें जाते हुए देख पा रहे हैं। सो फोकस आपका -AE,0 पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट वी सी इन दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट एंड नाउ अब बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम अपने अब इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली यही सब स्टेप्स हमने कहां किए थे, यही स्टेप्स हमने पैराबोला के डेरिवेशन में भी किए थे, लेकिन वहां पे चीजें काफी जल्दी दिख गई थी हमें, क्योंकि हमने बोला था कि यार देखो मिड पॉइंट अगर आपको चाहिए है ना पैराबोला के अंदर, क्योंकि रेशो नहीं होता है, रेशो होता है इन द सेंस, लेकिन वो रेशो क्या होता है 1:1 का रेशो होता है। तो 1:1 का रेशो कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट आपको नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन कोई भी रेशो अगर आपका यहां पे चेंज होता है 1:1 से, अगर कोई रेशो अगर चेंज होता है तो एक इंटरनल डिवीजन का पॉइंट अगर मिल सकता है तो एक एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट भी मिल सकता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो वहां पर इजी था, हमने यहां पर इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को ही क्या बोल दिया था, ओरिजिन बोल दिया था। इसलिए ये सब जो कैलकुलेशन आपको अभी यहां पर करनी पड़ रही है टू गेट टू द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, वो वहां पे उतनी ज्यादा हमें फील नहीं हुई थी, ठीक है ना। लेकिन इनिशियल आपका जो डिस्कशन होता है वो इसी तरह से बेसिकली स्टार्ट होता है। एंड नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू बेसिकली अप्लाई दिस कंडीशन एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक, ठीक है ना। सो आपके यहां पर जो डेफिनेशन है वो तो ऐसे ही अप्लाई होगा कि कोई भी एक पॉइंट P है, ठीक है ना, तो PS अपॉन PM आपको कितना चाहिए, ये आपको E के बराबर चाहिए, ठीक है ना। सो PS होगा कितना, अगर मैंने यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को H कॉमा किया अभी यहां पर अगर बोला है, ठीक है ना, जिसको आगे चल के मैं क्या बोलूंगा X एंड Y में रिप्लेस कर दूंगा। अगर आप स्टार्टिंग से X और Y लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इफ यू नो कि और कोई इंटरफेरेंस तो वैसे भी नहीं होने वाला है, तो अब इसको स्टार्टिंग से ही X और Y बोलना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको कोई जनरल पॉइंट है ना, यहां पर आप स्ट्रक्चर में देख लो कि वो पॉइंट बेसिकली कहां पे लाई कर रहा है, वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, उसके हिसाब से हम यहां पे डिस्टेंसेस को अच्छे तरीके से नोटिस करेंगे। सो आई वांट टू राइट PS, सो P से लेके S तक का डिस्टेंस क्या होगा, गिवन दैट कि S हम यहां पे आइडेंटिफाई कर चुके हैं -AE,0, कितना आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है ना, -AE,0 हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं।
तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x माइनस दिस, मतलब x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो अंडर रूट के अंदर x प्लस ए का होल स्क्वायर ऐसा आपको मिलेगा, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा pm। pm डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस है। तो ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें बोल सकते हैं कि देखो यार, आपका जो y एक्सिस से m तक की दूरी है वो डेफिनेटली कितनी होगी, क्योंकि आपका पूरा डायरेक्ट्रिक्स ही अगर यहां पे a बाई ई डिस्टेंस पे निकला है, अगर आपका डायरेक्ट्रिक्स ही a बाई ई डिस्टेंस पे निकला है, मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस a बाई ई के बराबर है। और ये जो x है ये कितना पीछे आ चुका है, x डिस्टेंस पीछे आ चुका है। तो अगर मैं इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास में बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे a बाई ई में से, जो कि बेसिकली डिस्टेंस है, मैं डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं p पॉइंट का फ्रॉम y एक्सिस। सो y एक्सिस से जो आपको यहां पे डिस्टेंस नजर आ रहा है वो एक्चुअली कितना होगा, मॉड x के बराबर होगा। इस बारे में थोड़ा सा यहां पर आप सोचें, मॉड x क्यों होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे पॉइंट जहां दिखाई दे रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है, तो x का वैल्यू डेफिनेटली आपका नेगेटिव होने वाला है। एंड वी वांट डिस्टेंस, सो कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका डिस्टेंस बेसिकली बनने वाला है, ठीक है ना। एंड ये वैल्यू आपकी e के बराबर जाएगी। अच्छा, मॉड फिर यहाँ पे ओपन कैसे हो गया, ऑब्वियसली हमें पता है कि यार ये पॉइंट आपका कैसा है, ये पॉइंट आपका क्योंकि नेगेटिव है तो मॉड आपका माइनस साइन के साथ में ही ओपन होगा। सिंस x इज नेगेटिव, तो यहां पे हम क्या करेंगे, मॉड x को माइनस x के साथ में ओपन करने वाले हैं अगली स्टेप में, जब भी हम अगली स्टेप लेंगे तब, ठीक है ना। ऑलराइट, सो अगर आप ये काम करते हैं और उस तरफ ले आके अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको बस ये नोटिस करना है कि आपकी इक्वेशन फाइनली कैसी बन रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ई स्क्वायर इंटू ए बाई ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, समझे ना, क्योंकि हमने मॉड x को माइनस x के साथ में ओपन किया है। सो नाउ इफ यू बेसिकली फर्दर ओपन द स्क्वायर्स, तो आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको यहां पे x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर एंड प्लस 2ae(x) मिल रहा है, साथ में आपको y स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड के सारे वैल्यूज हैं, और यहां पे आपके इसमें a स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर आएगा, ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर बनेगा, उसके बाद में x स्क्वायर आएगा जो इसके साथ में मल्टीप्लाई करके ई स्क्वायर x स्क्वायर बनेगा, एंड देन आपका 2ae(x) वाला टर्म एक बनने वाला है, ठीक है ना। 2ae(x) वाला टर्म आपका क्यों बन रहा है, क्योंकि आपका यहां पर स्क्वायर ओपन करके कितना आ जाएगा 2ax बाई ई, लेकिन ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ई ऊपर आपका बचेगा। सो ये एक टर्म जो है ये आपका कैंसिल हो रहा है, बाकी सारी चीजें अभी हमें फर्दर देखनी पड़ेंगी, लेकिन ये वाला टर्म आपका डेफिनेटली कैलकुलेशन में कट जाता है, ठीक है ना। अब ये जो ए वाला टर्म है, मतलब विदाउट एक्स और वाई वाला टर्म है, इनको साथ में लेते हैं, एंड ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसको इसके साथ में ले अगर मैं, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा, वाई स्क्वायर अकेला टर्म है, एंड राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो आपको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर मिलता है। यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन निकाल के इसको 1 माइनस ई स्क्वायर फर्दर ब्रैकेट के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं इस पूरे क्वांटिटी से अब डिवाइड अगर कर दूं तो 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के नीचे अलग से आपको ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर मिलेगा, एंड फर्दर वाई स्क्वायर के नीचे भी आपको ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर मिलेगा, दिस बिकम्स इक्वल टू 1। सो यहां पे आपका एक कैंसिलेशन डेफिनेटली हो रहा है, राइट। ये वाला ब्रैकेट आपका कैंसिल होगा, 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड दिस फाइनली बिकम्स अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यही है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देख लो एक बार ध्यान से, इक्वेशन क्या निकल कर आया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन तो है, लेकिन थोड़ा सा भी इसके अंदर और इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि ये जो नीचे आपके इसमें ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर वाली क्वांटिटी आई है, इसी को बी स्क्वायर ऐसा करते हैं, नाम दे देते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको बी स्क्वायर नाम दे दूं तो ये दिखने में और सुंदर हो जाएगा। लेकिन बस अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बी स्क्वायर एक्जैक्टली किस चीज को कह रहे हो। सो बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को कह रहे हो, एंड दैट इज द रीजन कि हम ये इक्वेशन हमेशा याद रखते हैं, ठीक है ना। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अपने इस अच्छे से एक्सप्रेशन में उस एंटिटी को छुपा दे रहे हैं ना, क्योंकि हमें वो देख के उतनी अच्छी नहीं लग रही तो हमने उसको छुपा दिया। अब छुपा दिया तो यार यहां पे बार बार आपको कैलकुलेशन करते समय पता होना चाहिए कि हमने जिस चीज से छुपाया वो क्वांटिटी एक्जैक्टली थी कितनी, ठीक है ना। तो वो क्वांटिटी एक्जैक्टली ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए थी, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज रिमेंबर दिस रिलेशन along with the equation where we have x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ में ये भी ध्यान रखो हमेशा कि b स्क्वायर हमने किस चीज को लिखा है। b स्क्वायर क्या है आपका a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और एक बात जो आपको यहां पे क्लियरली दिख जानी चाहिए वो अभी क्या है कि अगर आप यहां पे नोटिस करते हैं तो आपके उसमें ई स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि हमने ई कैसा माना है, एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है,
है ना, क्योंकि हम इलिप्स की बात कर रहे हैं। सो फ्रैक्शन का स्क्वायर करके फ्रैक्शन आएगा, 1 माइनस फ्रैक्शन करके फ्रैक्शन वाला ब्रैकेट है, और फ्रैक्शन वाला ब्रैकेट अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब बी स्क्वायर का जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा वो हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा, मतलब बी का वैल्यू भी आपका ए के कंपैरिजन में छोटा होगा, राइट। सो इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट लाइक दिस देन वी ऑल्सो नो कि ये जो आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है इसके अंदर ए का वैल्यू बड़ा रहेगा बी के कंपैरिजन में, इसके अंदर ए का वैल्यू बड़ा रहेगा बी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ऑलराइट, सो अब यहां पे ए कहां पे लाई करेगा, बी कहां पे लाई करेगा, ये सारी चीजें भी अब हम एक एक करके देखना चाहेंगे। बाकी आपका ये कंप्लीट होता है डेरिवेशन फॉर इलिप्स, ठीक है ना। स्टार्ट कहां से किया था, क्या क्या चीजें हमने यहां पर मानी है, ठीक है ना, कैसे हमने स्टैंडर्ड जो हमारा डेफिनेशन है उसी की मदद से यहां पे कुछ पॉइंट्स लोकेट करके अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स और स्टैंडर्ड फोकस पता होना चाहिए ना। तो ये जो हमारे पास में आए हैं ये स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड स्टैंडर्ड फोकस ही हैं। एक बात अब यहां पे नोटिस करने वाली फर्दर जो आपको दिखाई देनी चाहिए वो क्या है कि हमने यहां पे जिस तरीके से अभी ये कॉम्बिनेशन लिया था, ए बाई ई डिस्टेंस पे अभी हमने डायरेक्ट्रिक्स लिया था और ए डिस्टेंस पे हमने अपना फोकस लिया था, लेकिन अभी हमने ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों चीजें नोटिस करी थी। अगर आप यही सेम कॉम्बिनेशन राइट हैंड साइड में बनाते हो कि फोकस आपका ए डिस्टेंस आगे है एंड डायरेक्ट्रिक्स भी आपका ए बाई ई डिस्टेंस आगे है, तो उस केस में भी जो आप यहां पे अपना अल्टीमेटली डेरिवेशन कंप्लीट करोगे एलिप्स का, दैट विल गिव यू द सेम इक्वेशन, एग्जैक्ट सेम इक्वेशन विद एग्जैक्ट सेम कंडीशन, राइट। दैट्स वाई अब हम आगे से क्या बोलेंगे जब भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, है ना, जो कि दिखाई देगी इस तरीके से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखाई देगी, उस इक्वेशन में हम हमेशा ये बोलेंगे कि यार इलिप्स जो आपको यहां पर बनेगा तो ये इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स का डेरिवेशन अभी हमने किया है, वहां पे दो फोकस हो सकते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर डेरिवेशन आपको करना है तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आंसर आ रहा है वो आंसर एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आंसर आ रहा है वो आंसर सेम होंगे, ठीक है ना। बट अल्टीमेटली फिर यहां पे अगर हम बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि यार एक सिंगल इलिप्स के दो डायरेक्ट्रिक्स हैं एंड दो फोकस हैं। लेकिन अगर आप गलती कर दोगे, आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लोगे तो कोई और स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर, ठीक है ना। तो आप अगर डेरिवेशन करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके इसमें कॉम्बिनेशन पास पास वाले होना चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यूज को ले लो या दोनों राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज को ले लो, इस तरह का मिसमैच आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट एक्चुअली गिव्स राइज टू सेम इलिप्स, राइट। इसलिए आपके इलिप्स के अंदर दो फोकस और दो डायरेक्ट्राइसेस होते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का प्लूरल क्या है, डायरेक्ट्राइसेस, ठीक है ना। सो हम यहां पे अब एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं फॉर अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, हालांकि यहां पर जो है हमने यहीं से एक्सेंट्रिसिटी स्टार्ट कर दी है। सो एक्सेंट्रिसिटी बेसिकली आपका यहां पर जो वैल्यू है आपको हमेशा ही निकालने की जरूरत पड़ेगी। आपका एक्सेंट्रिसिटी का जो वैल्यू है आपको हमेशा ही निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप यहां पे छुपा चुके हो उस चीज को। आपने बेसिकली यहां पे अच्छा खासा एक्सप्रेशन था ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, अगर ऐसा ही रहने दिया होता तो आपको यहां पर जो है ना ज्यादा ईज होती कैलकुलेशन में, लेकिन आपने उसको छुपाया तो वैसे ठीक है, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर ऐसा अलग से कोई यहां पे ब्रैकेट बना के तो आपको देने वाला नहीं है, वहां पे किसी क्वांटिटी का स्क्वायर ही लिखा हुआ होगा। ये सोचना एक्चुअली ज्यादा सेंस बना रहा है, इसलिए हमने ये काम किया है। लेकिन अगर हमने ऐसा काम कर दिया और इस तरह से अगर आपको सारी इक्वेशंस मिलने वाली हैं जहां पे ए और बी आपको क्लियरली देखते आ जाएंगे, तो एक्सेंट्रिसिटी कितना होगा ये हमेशा एक सवाल रहेगा। पैराबोला में कभी भी ये सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वहां पे तो हर पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 ही होने वाली है, चाहे आप कैसा भी पैराबोला बना लो, राइट ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग, चौड़ा पैराबोला, नैरो पैराबोला, कैसा भी पैराबोला हो, एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू तो पैराबोला के केस में 1 ही आता है। इसलिए कभी भी वहां पर ये कैलकुलेशन उतनी इंपॉर्टेंट रही नहीं। लेकिन एलिप्स और हाइपरबोला के केस में यही सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपकी रहेगी हर सवाल के अंदर कि यार एक्सेंट्रिसिटी आखिर कितनी है उस पर्टिकुलर केस में, राइट। सो एक्सेंट्रिसिटी के लिए हम यहां पे ऑलरेडी क्या रिलेशन देख चुके हैं कि आपका जो बी स्क्वायर निकल कर आ रहा है ये ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। एंड आपका जो इस वजह से थोड़ा आप आगे पीछे अगर करेंगे क्वांटिटीज को, सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर बनेगा। सो ई स्क्वायर इस तरफ, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर उस तरफ, एंड देन अंडरूट अगर आप लेते हो तो आपको एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू अल्टीमेटली मिलता है कितना, अंडरूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, और भी एक बात आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि यार आपके पास में जो स्ट्रक्चर है इलिप्स का वो ऐसा ही क्यों बनने वाला है। ये स्ट्रक्चर इलिप्स का ऐसा ही इसलिए बनने वाला है क्योंकि हम यहां पे अब टर्म्स डिफाइन करने वाले हैं, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ठीक है ना। एंड हमें ऑलरेडी पता है कि यहां पर ए का वैल्यू बड़ा है और बी का वैल्यू छोटा है, ठीक है ना। तो हम यहां पे एक्सेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला तो ऑब्वियसली यहां पर याद रखना चाहेंगे, इसको एक बार नोट कर लो सारे बच्चे। एक्सेंट्रिसिटी कितना होता है, अंडररूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसको याद कैसे रख सकते हो आप यहां पे कि हमारा एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू इलिप्स के कैलकुलेशन अगर चल रही है तो हमेशा 1 से छोटा होगा, इसलिए 1 माइनस
और 1 माइनस अगर आप कुछ यहां पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन बनना चाहिए, तो छोटा वाला स्क्वायर ऊपर आता है, बड़ा वाला स्क्वायर नीचे आता है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा डायरेक्टली याद रखना चाहते हो तो डायरेक्टली याद करो, आपको यहां पे दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज एवरी टाइम यू कैन यूज दिस एज द फर्स्ट स्टेप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। थोड़ा मैनेज कर लेना और फिर यहां पे एक्सेंट्रिसिटी की कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। दैट कैन ऑल्सो बी डन। ऑलराइट, सो आपके उसमें अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोकेट करना चाहते हैं एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जिनको हम याद रखना चाहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंटर की। सेंटर ऑफ एलिप्स जो है वो आपका ऑब्वियसली कहां पर है, हमने डिफाइन ही ओरिजिन को एज सेंटर किया है, क्योंकि वो क्या था, आपके वर्टिसेस जो आए थे उनका मिड पॉइंट निकल कर आ रहा था, है ना। तो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको सिमेट्रिक रखने के लिए हमने एक्चुअली जो ओरिजिन माना है वो सेंटर पे ही माना है, ठीक है ना। मतलब हाँ, मतलब जहां सेंटर था वहीं ओरिजिन माना है या फिर ओरिजिन पे सेंटर माना है, जैसे भी आप यहां पर बोलो, हमने इस बात का ख्याल रखा है कि आपका सेंटर ओरिजिन पर है। वर्टेक्स हम किस चीज को कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं ऑलरेडी कोनिक सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पैराबोला वाले वीडियो में कवर की हुई है, तो वो डेफिनेशंस आपकी चेंज नहीं होंगी, ठीक है ना। तो वर्टेक्स जो है वो क्या होता है, कोनिक का इंटरसेक्शन पॉइंट विथ एक्सिस। और एक्सिस हम किस चीज को कह रहे हैं, एक्सिस बेसिकली आपके डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन है जो फोकस से पास करती है उसको हम बेसिकली एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो ये दोनों पॉइंट्स आपके निकल कर आ रहे हैं जो हमने डेरिवेशन के टाइम पे A1 A2 बोले थे, ये वही वाले आपके लोकेशंस हैं, ठीक है ना। तो जो A1 A2 के लोकेशन है इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यही चीज कंसिडर करके अपना डेरिवेशन स्टार्ट किया था कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस A के बराबर है एंड यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी A के बराबर है। सो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलना चाहो तो प्लस माइनस A,0 ये क्या होता है, आपका वर्टेक्स का लोकेशन होता है, ठीक है ना। वर्टाइसेस होना चाहिए वैसे यहां पे, है ना, क्योंकि आपके दो वर्टेक्स निकल कर आते हैं, ठीक है ना। तो आप और क्लियरली अगर यहां पे इसको चेंज करना चाहो तो वर्टिसेस ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है, ये हो गए हमारे वर्टेक्स के लोकेशन। फोकस या फोसा है, ये जो आपके बेसिकली फोकस के लोकेशंस हैं उनको हम यूजुअली नाम क्या देते हैं, यहां पे S1 S2 नाम देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में दो फोकस होते हैं। एंड इनकी लोकेशन पे फिर से हम यहां पे सोचें अगर, तो हमने ऑलरेडी दिखा हुआ है कि कितना दूर होता है सेंटर से, ठीक है ना। तो सेंटर से ये AE डिस्टेंस पे होता है। सो AE डिस्टेंस अगर पीछे आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -AE,0 और AE डिस्टेंस अगर आगे जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा AE,0, ठीक है ना। तो ये आपके फोकस के वैल्यूज इस तरह से लिखे जाएंगे, राइट। सो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लाए कर रहे हैं, ठीक है ना। +-AE,0 ये आपके क्या हो जाते हैं, फोकस के लोकेशंस हो जाते हैं, राइट। ऑलराइट, अगेन ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनको आप ऐसे फॉर्मूला ट्रीट करोगे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सो मेक श्योर कि आप इन सबको याद जरूर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में कुछ बेसिकली लाइंस एंड उनकी इक्वेशंस। जैसे डायरेक्ट्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम यहां पे देख चुके हैं कि आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो सेंटर से कितनी दूर होती है, A/E डिस्टेंस पे होती है ना। हमने ये जो बेसिकली OM1 डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, O से लेकर M1 तक का डिस्टेंस, वो इसलिए किया था कि हमें पता चले कि आपकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी दूर है, और डायरेक्ट्रिक्स आपकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे थी, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे x इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे है ना, है, इसलिए हमने x इक्वल टू A/E ही इसकी इक्वेशन या x इक्वल टू -A/E ही इक्वेशन इसकी बोलनी चाहिए, ठीक है ना। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। सो एक डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहां पर है जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू -A/E निकल कर आएगी, और एक डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहां पर है जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू +A/E निकल कर आने वाली है, ठीक है ना। तो इसी को लिखते समय हम कैसे लिख सकते हैं, ओके, लेट मी मार्क इट ऑन द पेज जहां पे डिस्कशन चल रहा था, हमारा डिस्कशन चल रहा है इस पेज के ऊपर। ऑलराइट, सो आपकी जो एक डायरेक्ट्रिक्स है यहां पे उसकी इक्वेशन आ गई x इक्वल टू -A/E, और दूसरी इक्वेशन जो आपकी आई है वो इस डायरेक्ट्रिक्स की निकल कर आई है विच इज बेसिकली x इक्वल टू +A/E। ऑलराइट, तो इसको अगर साथ में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा इसको, x इक्वल टू +-A/E, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, राइट। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, अब यहां पे एक्सिस भी हम दो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे जो एक्सिस का डेफिनेशन है कोनिक सेक्शन के लैंग्वेज में वो तो क्या है, इन जनरल एक्सिस किसको बोलते हैं, एक्सिस बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास कर रही है। सो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास कर रही है हमारे फिगर के अंदर वो एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पे आप देख सकते हो कि यार इस पर्टिकुलर लाइन के अलोंग जो इलिप्स यहां पे इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब A1 से लेके A2 तक का जो इंटरसेप्ट क्रिएट हो रहा है ये लेंथ में बड़ा है एज कंपेयर टू B1 से लेके B2 तक का इंटरसेप्ट जो y एक्सिस के ऊपर क्रिएट हम कर सकते हैं यूजिंग द सेम एलिप्स जो यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए A1 A2 वाला जो डिस्टेंस है उसको हमने यहां पर मेजर एक्सिस बोला है क्योंकि वो डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है ना। और वो डिस्टेंस है कितना, 2a के बराबर है, क्योंकि ये जो आपका लोकेशन है ये कितना है, -A,0 है, और ये लोकेशन आपका A,0 है, ठीक है ना। इसलिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2a के बराबर हो गया। अब ऐसे ही आप यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है y एक्सिस के साथ में वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन ये है
तो अगर आप y एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहते हो, मतलब x इक्वल टू 0 है, अगर आपका x इक्वल टू 0 आप कर दोगे इस इक्वेशन में, तो b स्क्वायर उस तरफ जाके अंडर रूट लोगे तो y की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, प्लस माइनस b आएगी, राइट। सो y की वैल्यू अगर आपकी प्लस माइनस b आई है, इसका मतलब जो आपका ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेके वहां तक का, वो कितना हो जाएगा 0, b एंड 0, माइनस b अगर आपके यहां पे पॉइंट्स हैं, सो डिस्टेंस आपका 2b के बराबर होगा और ये लेंथ में छोटा होगा, इसलिए हम इसको माइनर एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है ना। अब माइनर एक्सिस अगर कोई आपको कह रहा है तो वैसे तो माइनर एक्सिस उसका इंप्लीकेशन ये भी हो सकता है कि वो इक्वेशन से है, तो इक्वेशन से अगर आप यहां पर बोल रहे हो माइनर एक्सिस तो y एक्सिस होगी, एंड अगर आप मेजर एक्सिस बोल रहे हो तो x एक्सिस होगी इस फिगर के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर यूजुअली वैसे यहां पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जब यूज किया जाता है तो लेंथ की बात की जाती है, इसलिए हमने यहां पर जो है लेंथ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि यार इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर एक्सिस यहां पर आपकी x एक्सिस है, ठीक है ना, एंड यहां पे माइनर एक्सिस आपकी y एक्सिस है, ठीक है ना। सो ये डिस्टेंस भी उन एक्सिस के अलोंग ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑलराइट, ठीक है। बट दिस इज नॉट इट, थोड़े और यहां पर वैल्यूज हमें याद करने हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एलआर का डिस्कशन हमने यहां पे लेटेस्ट रेक्टेंगल का डिस्कशन हमने यहां पे पैराबोला में भी किया हुआ है, ठीक है ना। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एलआर रिप्रेजेंट करता है एक फोकल कॉर्ड जो बेसिकली एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सो फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यहां पे अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो पहली बात तो यहां पे आप रियलाइज करोगे कि यार हमारे पास में दो ऐसे फोकल कॉर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि दो फोकस है तो दो फोकल कॉर्ड्स आएंगे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है ना। सो हम यहां पे दोनों को ही मार्क करेंगे और इनको मेंशन करेंगे एज लेटस रेक्टम, ठीक है ना। सो लेटस रेक्टम के आपके उसमें यहां पे जो एंड पॉइंट्स हैं वो 4 एंड पॉइंट्स आपके निकल कर आने वाले हैं। अगर ये आपका S1 S2 फोकस है तो हम इस चीज को लेटर से P1 Q1 कहते हैं एज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, और इसको P2 Q2 कहते हैं एज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे एंड पॉइंट्स कैलकुलेट करूंगा तो उसके हिसाब से यहां पर मैं डिस्टेंसेस या लेंथ भी यहां पर फिर एलआर का निकाल सकता हूं, है ना। तो एलआर पूछा जाता है तो एलआर मोस्टली आपको लेंथ से ही मतलब होता है कि लेंथ कितना निकला है इसका, ऑलराइट। सो उसके लिए हम यहां पे सिंपल से काम कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो लोकेशन है आपके फोकस का ये AE,0 है, ठीक है ना। ये लोकेशन कितना है, AE,0 है। अब यहीं से आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे आ रहे हो, तो आपके एंड्स ऑफ एलआर की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आपको यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट तो AE के बराबर मिलना ही चाहिए। वैसे ही ये वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है फोकस का वो -AE,0 है, तो अगर आप यहां पे P1 एंड Q1 की बात करते हैं तो ये भी -AE, समथिंग होना चाहिए, एंड ये भी -AE, समथिंग होना चाहिए। अब ये A, कितना होना चाहिए ये हम निकालना चाह रहे हैं, तो आप यहां पे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो कितनी है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ऐसी आपकी एलिप्स की इक्वेशन है। तो अगर आप x का वैल्यू प्लस या माइनस a जो भी यहां पर इनपुट में डालते हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों की कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होकर तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्लस हो ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द कैलकुलेशंस। सो अब यहां पे क्या हो जाएगा, आपका A² कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तब E² फिर उस तरफ जाएगा, तो y²/b² ये 1 - E² के बराबर बन रहा है, ठीक है ना। एंड 1 - E² देख के आपको क्या याद आना चाहिए, जो एक्सेंट्रिसिटी वाला आपका यहां पे एक इक्वेशन था वो याद आना चाहिए, ठीक है ना। क्या रिप्लेस कर सकता हूं मैं 1 - E² के प्लेस में, 1 - E² के प्लेस में मैं यहां पे b²/a² रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है ना। सो लेट अस डू दैट। So y²/b² is again b²/a²। तो y² का वैल्यू मतलब कितना हो गया, b⁴/a², मतलब y के दो आंसर्स आ गए प्लस माइनस b²/a, ठीक है ना। सो प्लस माइनस b²/a एकदम ठीक वैल्यू आए हैं, क्योंकि यहां पे दो पॉइंट्स है जो यहां पे सेम हाइट पे हैं, विच इज बेसिकली b²/a, एंड दो पॉइंट्स है जो अगेन सेम हाइट पे हैं, विच इज बेसिकली -b²/a, राइट। तो ये चारों जो आपके एंड पॉइंट्स है ये एलआर के एंड पॉइंट्स हो गए। एंड अब यहां पे अगर आपको एलआर मतलब लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2b² के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके बेसिकली नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा डिस्टेंस यहां पे मेंशन होना चाहिए। सो आपका यहां पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा देयरफॉर वो कितना हो जाएगा, एलआर का वैल्यू कितना हो गया है आपका 2b² के बराबर आया है, ठीक है ना। इसको हम याद करेंगे एज द स्टैंडर्ड वैल्यू, ऑलराइट, क्लियर है। तो एलआर का वैल्यू कितना निकला है, 2b² के बराबर आपका बना है, राइट। अच्छा, और एक लास्ट चीज यहां पर हम करना चाहते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंडर्ड एलिप्स, विच इज फोकल डिस्टेंसेस। फोकल डिस्टेंसेस अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो अगेन कोनिक सेक्शन की क्योंकि बात चल रही है, सो वी वुड अवॉइड कैलकुलेटिंग द डायरेक्ट डिस्टेंसेस, अदरवाइज फोकल डिस्टेंस का मतलब तो यही होगा, नो डाउट अबाउट इट, कि यार फोकस से डिस्टेंस निकालना है। तो पहली बात तो यहां पर देखो डिस्टेंसेस, फोकल डिस्टेंसेस, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट के दो फोकल डिस्टेंसेस होंगे, क्योंकि दो फोकस हैं,
तो किसी भी एक पॉइंट को अगर आप पकड़ते हो, लेट से इसको आपने यहां पर बोला है x1 y1, ठीक है ना। तो x1 y1 के फोकल डिस्टेंसेस आपके क्या होंगे, PS1 एंड PS2 दोनों ही फोकल डिस्टेंसेस होंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या जानते हैं, है ना, उस चीज को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम ये जानते हैं कि आपके जो PS1 PS2 के वैल्यूज हैं ये हम M1 M2 की मदद से ज्यादा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। M1 M2 की मदद से ज्यादा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो rather than having PS1 as the main calculation, let us think of calculating PM1. समझ रहे हो? एंड उसकी मदद से हम PS1 पे पहुंच जाएंगे। और वैसे PS2 कैलकुलेट करने की जगह ऐसा करते हैं कि हम PM2 निकालते हैं एंड उसकी मदद से फिर हम यहां पे S2 तक पहुंच जाएंगे। ये ज्यादा इजियर पड़ता है हमें कैलकुलेट करते समय, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि आपका जो PS1 अपॉन PM1 है वो भी E के बराबर होगा एंड वैसे ही PS2 अपॉन PM2 ये भी आपका E के ही बराबर होगा, ठीक है ना। सो अगर मैं PS1 लिखना चाहता हूं तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा E टाइम्स ऑफ PM1। PM1 का वैल्यू कितना आएगा, ध्यान से देखो। आप यहां पे देख रहे हैं कि अभी जो करंटली पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बस कहीं पर भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप लेकिन अभी फिगर के हिसाब से अपना काम करो, ठीक है ना। सो मैं यहां पर कह सकता हूं कि देखो ये ऑलरेडी y एक्सिस से लेके जो M1 तक की दूरी है ये a बाई ई के बराबर है एंड आपका जो P पॉइंट है वो फर्दर x1 डिस्टेंस आगे है, राइट। तो इसके अंदर मैं x1 ऐड कर सकता हूं, राइट। एंड वैसे ही आप यहां पे जो S2 है PS2 उसको क्या बोलोगे, E टाइम्स ऑफ PM2। सो PM2 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा कि यार y एक्सिस से M2 जो है वो ऑलरेडी a बाई ई के डिस्टेंस पे था, लेकिन आप थोड़ा और आगे आ चुके हो P के लेके, कितना x1 डिस्टेंस आगे आओगे तो यहां पर कितना हो जाएगा डिस्टेंस, a बाई ई माइनस x1 के बराबर हो जाएगा, राइट। सो ऐसे आपके यहां पर दो फोकल डिस्टेंसेस बेसिकली बनते हैं, PS1 एंड PS2। एक हो गया आपका a के साथ में प्लस EX1 एंड वैसे ही दूसरा वाला हो गया आपके साथ में a के साथ में माइनस ऑफ EX1, ठीक है ना। ये आपके फोकल डिस्टेंसेस निकले हैं, ऑलराइट। सो अब यहां पर आपका पॉइंट अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो क्या होगा, x1 की वैल्यू अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होगी तो आपके यहां पे x1 नेगेटिव हो जाएगा। x1 अगर नेगेटिव हो गया तो ये आपका PS1 छोटा हो जाएगा, विच इज करेक्ट। आपके यहां पे एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर क्या है, PS1 PS2 बराबर है। अगर आप राइट हैंड साइड में जाते हो तो PS2 का वैल्यू छोटा है, PS1 का वैल्यू बड़ा है, ठीक है ना। अगर आप यहां पे पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओगे सो PS1 का वैल्यू छोटा और PS2 का वैल्यू बड़ा हो जाना चाहिए। तो ये आप साइन ऐसे रखो प्लस और माइनस, वो x1 की वैल्यू अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो यहां पे हम उसको वैसे ही डालेंगे जैसे कि वो वैल्यू है, तो उसके हिसाब से आपके यहां पर जो है वैल्यूज बड़े छोटे होते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे हमें निकल कर आता है जब हम इन दोनों फोकल डिस्टेंसेस को साथ में देखते हैं कि यार इन दोनों का एडिशन हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। इनका एडिशन है ना, किसी भी पॉइंट को आप पकड़ो PS1 प्लस PS2 का जो वैल्यू है वो अगर आप करते हो तो यहां पे 2a के बराबर आएगा, क्योंकि ये जो x1 वाला पॉइंट है ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, EX1 वाला जो आपका टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। एंड इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि फोकल डिस्टेंसेस का सम आपका कांस्टेंट आता है कि उस चीज को हम ऑल्टरनेट डेफिनेशन कह देते हैं। एक तो डेफिनेशन क्या है, PS अपॉन PM इक्वल टू E। ये तो कोनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन है वो तो इलिप्स के अंदर हम बोरो करते ही हैं बाय सेइंग कि E का वैल्यू कोई फ्रैक्शन है, वो एक डेफिनेशन है। और इसको भी हम डेफिनेशन ही कह रहे हैं कि अगर आपका कोई पॉइंट इस तरीके से मूवमेंट शो कर सकता है, अगर आपका P पॉइंट अगर इस तरीके से मूवमेंट शो कर सकता है कि उसका डिस्टेंस का सम फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स S1 एंड S2 हमेशा कांस्टेंट निकल कर आ रहा है, देन दैट मूवमेंट ऑफ द पॉइंट इज गोइंग टू क्रिएट एन इलिप्स। इस तरह से अगर ये पॉइंट आपको मूव करेगा तो आपको जो यहां पे फिगर मिलेगा वो इलिप्स मिलेगा। तो ये बेसिकली फिर से इलिप्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है प्रॉपर्टी। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। दोनों यहां पर लेकिन फोकल डिस्टेंसेस पहले आपने यहां पर अच्छे से नोटिस कर लेना चाहिए, सो दैट यू ऑटोमेटिकली रियलाइज कि हाँ यार PS1 प्लस PS2 आपका 2a के बराबर आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, ऑलराइट। सो दिस कंप्लीट्स अवर एंटायर डिस्कशन फॉर द स्टैंडर्ड इलिप्स, जहां पे हमें देख रहे हैं कि आपका A का वैल्यू बड़ा है B के कंपैरिजन में, ठीक है ना। यहां पर आप देखोगे कि आपके जो इलिप्स का यहां पर ओरिएंटेशन है उसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि यार ये स्ट्रेच तो लग रहा है, लेकिन इसका जो स्ट्रेच है वो x एक्सिस के अलोंग ज्यादा है एज कंपेयर टू y एक्सिस, ठीक है ना। y एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा ऐसा दबा हुआ है, x एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा यहां पर इलोंगेटेड है, ठीक है ना। तो उसका डिस्कशन हमारे यहां पर अभी इस पॉइंट पे कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस। नाउ वी कैन मूव ऑन टू अ सिमिलर डिस्कशन जहां पर हम ये बोलेंगे कि यार लेकिन दूसरा ओरिएंटेशन भी हो सकता है, अदर स्टैंडर्ड इलिप्स,
ठीक है ना। सो लेट अस डिस्कस द अदर स्टैंडर्ड इलिप्स आल्सो एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस द टर्मिनोलॉजीज। और एक बार ये दोनों डिस्कशंस अगर हो जाते हैं देन वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास में दो ही स्टैंडर्ड इलिप्स है ना, एक आपका वर्टिकल स्ट्रेच वाला होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच वाला होता है। पैराबोला के अंदर चार आते हैं, राइट। पैराबोला के अंदर राइट ओपनिंग, लेफ्ट ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग, ठीक है ना। यहां पर लेकिन दो ही हैं, राइट। अच्छा, तो यहां पर फिर से एक्सेंट्रिसिटी की बात पहले यहां पे कर लेते हैं। अब यहां पे चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं यहां पर ध्यान से देख लो, ठीक है ना। जैसे ही आपने बेसिकली इसका ऐसा टेढ़ा था ना पहले, ये ऐसा, उसको आपने ऐसा वर्टिकल कर दिया या ऐसा वर्टिकल कर दिया, तो जो डायरेक्ट ट्राइसेस आपके यहां पे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थी वो हॉरिजॉन्टल हो गई, डायरेक्ट ट्राइसेस आपके हॉरिजॉन्टल हो गई हैं। जो फोकस के लोकेशन से वो आपके यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर आ गए हैं, सेंटर अभी आपका वही है, लेकिन आपको एक्सेंट्रिसिटी अगर यहां पे आप कैलकुलेट करनी है तो फिर से आपको क्या देखना पड़ेगा कि एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करते समय, है ना, आपका जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का लोकेशन है वो एक्सचेंज हो रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का लोकेशन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई द कंडीशन विल लुक लाइक कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और यहां से अगर आप अपना मैनिपुलेशंस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड देन ई स्क्वायर इस तरफ एंड देन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर उस तरफ। सो ई स्क्वायर बिकम्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेके जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नाउ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज इन लाइन विथ व्हाट वी स्टडीड फॉर द अदर स्टैंडर्ड इलिप्स, जो इसके पहले हमने कवर किया है। वहां पर क्या था, वहां पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था। तो ऑब्वियसली हम यहां पे इलिप्स का अगर कभी भी एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि वैल्यू तो 1 से छोटी आएगी, इसलिए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस समथिंग है, लेकिन ऑब्वियसली यहां पर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक फ्रैक्शन होना चाहिए, तो छोटे वाले का स्क्वायर हमेशा ऊपर आएगा और बड़े वाले का स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रखो तो आपको यहां पर कभी भी, है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करते समय। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, ठीक है ना। छोटा और बड़ा क्या है वो आप देख लेना बस, राइट। ऑलराइट, सो एक्सेंट्रिसिटी आपका यहां पर इस तरह से कैलकुलेट होगा। एक्सेंट्रिसिटी अगर आप यहां पे देख चुके हैं तो अब यहां पे हम आगे देखते हैं तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज। सेंटर आपने यहां पर जो है रोटेटिव ओरिजिन के अबाउट किया, तो सेंटर की लोकेशन तो आपकी चेंज नहीं हुई है, सेंटर इज स्टिल एट 0 0, सेंटर इज स्टिल एट 0 0, ठीक है ना। वर्टेक्स की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो वर्टेक्स आपके यहां पे जा चुके हैं, कहां पे, वाई एक्सिस के ऊपर जा चुके हैं, ठीक है ना। आपका जो मेन यहां पे वर्टेक्स का डेफिनेशन है वो क्या है कि कोनिक सेक्शन एक्सिस को कहां कट करता है, ठीक है ना। एक्सिस कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम यहां पे, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है ना। तो आपके S1 S2 जो यहां पे फोकस है वो वाई एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं आपके बन रहे हैं, ठीक है ना। वर्टेक्स भी कहां होंगे, जहां पे वाई एक्सिस को बेसिकली आपका इलिप्स इस बार कट कर रहा है, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस को ये कहां कट कर रहा है अगर आपको देखना है तो फिर से सिंपल है, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 डाल दो। x इक्वल टू 0 अगर आप यहां पर डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस बी, राइट। सो आपके यहां पर जो वर्टाइसेस है, लेकिन हाँ इनके नाम हम फिर से क्या रखते हैं, B1 B2 रखते हैं, ठीक है ना, ज्यादा मतलब यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट अस कॉल दिस A1 A2, लेट अस कॉल दैट B1 B2, बट वी नाउ नो कि आपके यहां पर जो फोकस के सॉरी जो वर्टिसेस के वैल्यूज हैं वो 0 प्लस माइनस बी है, राइट। 0 बी एंड 0 माइनस बी, इनको हम वर्टिसेस बोलेंगे, है ना। वर्टिकल इलिप्स के केस में वर्टिसेस जो है वो भी वर्टिकली लोकेटेड होते हैं, और ऐसे ही फोकस के लोकेशंस भी अगर आप यहां पे देखोगे तो वो कितना निकल कर आएगा, वो बेसिकली बीई डिस्टेंस पे निकल कर आएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखो कि बेसिकली जो आपका वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है उसके अंदर ई मल्टीप्लाई करके आपका क्या आता है, ई मल्टीप्लाई करके आपका फोकस आता है। वैसे यहां पर भी हो रहा था, जो आपका वर्टेक्स का लोकेशन है वो कितना है, ए डिस्टेंस पे है, उसमें ई मल्टीप्लाई करके आपका फोकस का लोकेशन आ रहा था, ठीक है ना। तो फोकस हमेशा पास में रहेगा, अंदर रहेगा, ठीक है ना, वर्टेक्स के कंपैरिजन में, इसलिए पहले वर्टेक्स निकालना सही रहता है। वर्टेक्स पता चल गया, उसके अंदर ई मल्टीप्लाई कर दो तो फोकस का लोकेशन, मतलब 0 बीई या 0 माइनस बीई, ये आपके लोकेशन आएंगे फोकस के, 0 बीई एंड 0 माइनस बीई, ऑलराइट। सो इसको भी यहां पर मेंशन कर लो, 0 प्लस माइनस बीई लिख लें इसको, ये दोनों ही आपके फोकस ही कहलाते हैं, राइट। अच्छा, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर हमें समझ में आ गए हैं तो अब यहां पे तीन आपके जो है ना वैल्यूज है फर्दर, डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, उनको भी डिस्कस करते हैं। सो डायरेक्ट्राइसेस इस बार क्या हो गए हैं, आपके हॉरिजॉन्टल हो गए हैं, ठीक है ना, लेकिन कितना दूर है, फिर से देखो, आपका जो वर्टेक्स की दूरी है उसके अंदर आपको ई से डिवीजन करना होता है। जो आपके वर्टेक्स की दूरी है उसके अंदर ई मल्टीप्लाई करते हो तो फोकस आता है, ई से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट्रिक्स मिलता है, ठीक है ना। सो बी डिस्टेंस है, बी को ई से डिवाइड कर दिया तो बी बाई ई, और फिर ऐसा ही ऊपर और नीचे दोनों है तो प्लस माइनस बी बाई ई। लेकिन ये y कांस्टेंट वाली लाइन है ना, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, ऐसा आपका आंसर आना चाहिए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई,
ये आपके डायरेक्ट्राइसिस के वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका y इक्वल टू बी बाई ई नाम से, और ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ई नाम से, राइट। अब यहां पे अगर मैं डिस्कस करना चाहता हूं मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, तो इस बार मेजर एक्सिस मतलब क्या है कि यार ज्यादा बड़ा इंटरसेप्ट कहां कट हो रहा है, तो ज्यादा बड़ा इंटरसेप्ट एक्चुअली b1 b2 पे कट हो रहा है, इसलिए इस बार आपकी जो मेजर एक्सिस कही जाएगी पहली बात तो y एक्सिस रहेगी, एंड देन जो लेंथ कट हो रहा है वो कितना हो रहा है 2b के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। y एक्सिस पे मेजर लेंथ आपका कट हो रहा है 2b के बराबर, एंड माइनर लेंथ जो कट हो रहा है वो आपका कहां है a1 से लेके a2 तक, एंड ये वैल्यूज क्या हैं आपके, इनको भी अगर आप निकालना चाहते हो तो फिर से क्या करोगे, y की वैल्यू 0 डालोगे तो आपको x की वैल्यू प्लस माइनस a मिलेगी, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा आपका कितना 2a के बराबर माइनर एक्सिस, जो कि x एक्सिस के अलोंग आपको मिल रहा है, राइट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस LR आल्सो। लेटस रेक्टम की यहां पर जो बात है बस इतना है कि a की जगह b की जगह a आ जाएगा, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो वैसा कर सकते हैं, अदरवाइज LR आप यहां पे पहले, है ना, एंड पॉइंट्स की मदद से जैसे हमने पहले डिस्कस किया था उतना डिटेल में भी डिस्कस एक्चुअली कर सकते हो, ठीक है ना। आप यहां पर क्या बोलोगे कि जो आपका LR है इस बार उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आएगा ना आपका LR, इस बार आपका LR हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपका पहला फोकस है, यहां पर आपका दूसरा फोकस है, तो यहां पर लेट से ये P1 Q1 है और ये आपका P2 Q2 है, राइट। सो आप क्या जानते हैं कि यार S का कोऑर्डिनेट कितना है 0, BE है या फिर 0, BE है, राइट। सो ये जो P1 Q1 होंगे ये भी समथिंग BE एंड समथिंग BE होना चाहिए, एंड जो आपका यहां पे नीचे वाले पॉइंट से ये भी समथिंग BE एंड समथिंग BE होना चाहिए। तो ये समथिंग कितना है हमें वही निकालना है बस, ठीक है ना। तो आपकी इक्वेशन क्या चल रही है, इक्वेशन आपकी है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हम बेसिकली क्या डाल सकते हैं, y की जगह प्लस या माइनस BE जो भी आप डालना चाहो, ठीक है ना। कैलकुलेशन सेम ही निकल कर आएगी, b स्क्वायर कैंसिल होगा, e स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर के बराबर। अब 1 माइनस e स्क्वायर इस क्वेश्चन में कितना है, 1 माइनस e स्क्वायर इस क्वेश्चन में a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पे फिर से वही हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के साथ में रिप्लेस हुआ है, एंड दैट्स व्हाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब मैं अंडर रूट लेता हूं तो मेरे पास में एक्स का वैल्यू कितना आ गया है, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी, है ना। ऐसा आपके उसमें एक्स का वैल्यू निकला है, राइट। सो जो राइट हैंड साइड में है उनके वैल्यूज ऑब्वियसली ए स्क्वायर बाई बी पॉजिटिव साइन के साथ में होंगे, एंड जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यूज हैं वो माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई बी के साथ में होंगे, राइट। सो आपको यहां पे डिस्टेंस अगर देखना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से कहां तक जा रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट से लेके एक्स कोऑर्डिनेट तक, सो 2a स्क्वायर बाई b डिस्टेंस आपने बेसिकली यहां पर पूरा ट्रैवल किया है। दैट्स व्हाई LR का जो लेंथ का फॉर्मूला आपको यहां पे याद रखना है वो कितना है 2a स्क्वायर बाई b। इसके पहले जो आया था वो फॉर्मूला कितना था, इसके पहले वाला फॉर्मूला था 2b स्क्वायर बाई a, राइट। सो ये चीज देख लो कि a की जगह b बेसिकली आपका हो गया है, राइट। एंड बाकी सारे वैल्यूज में भी यहां पे चेंजेस देखते चलो कि आपके चेंजेस बेसिकली क्या फील हो रहे हैं। ए की जगह बी प्रीडोमिनेंटली आपका यूज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। ए ज्यादा कहीं नजर नहीं आ रहा है, मोस्टली आपको बी ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है ना। ऐसी फीलिंग आएगी आपको स्पेशली इस पेज के ऊपर, है ना, वर्टेक्स और फोकस के केस में, एंड देन अगेन इस केस में डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपको बी का इस्तेमाल बेसिकली नजर आ रहा है, ऑलराइट। एंड लास्ट फोकल डिस्टेंसेस की फिर से हम यहां पे अगर बात करते हैं तो इस बार फिर से फोकल डिस्टेंसेस का आपका सम कितना आना चाहिए, मेजर एक्सिस के बराबर आना चाहिए। अच्छा ये चीज हमने वहां पे बोली नहीं, यहां पे एक बार बोल देना चाहिए कि यार ये जो 2a लेंथ आया है ये किसके बराबर है, ये आपके मेजर एक्सिस के बराबर है, ठीक है ना। सो आपका फोकल डिस्टेंसेस का सम हमेशा ही मेजर एक्सिस के बराबर निकल कर आता है। सो दिस टाइम अराउंड मेजर एक्सिस क्योंकि आपका यहां पे 2b के बराबर है, इसलिए इस बार PS1 प्लस PS2 2b के बराबर आएगा, ऐसा आप यहां पे सोच सकते हैं, ऑलराइट। फोकल डिस्टेंसेस जो आपके यहां पे कैलकुलेट होंगे उनको ध्यान से देखो, क्या आप वैल्यूज को फोकल डिस्टेंसेस कह रहे हो। कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लो, ठीक है ना, लेट से यहां पे कोई पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है ना, तो उसका डिस्टेंस इन दोनों ही फोकस अगर आप निकालोगे तो उनको हम बोलेंगे फोकल डिस्टेंसेस। ये वाला पॉइंट आपका P है, ये वाला पॉइंट आपका S1 है, ये वाला पॉइंट आपका S2 है। बट रादर देन डायरेक्टली कैलकुलेटिंग यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है कि ज्यादा आसान क्या होता है कोनिक सेक्शन के केस में, कि हम कहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, हम एक्चुअली डिस्टेंस अपने डायरेक्ट एक्सिस से कैलकुलेट कर लें, वो ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना। तो व्हाट विल यू नोटिस, आप नोटिस करोगे कि यार आपका जो PS1 है वो किसके बराबर है, जो PS1 है वो E PM1 के बराबर होगा, और जो PS2 है वो E PM2 के बराबर होगा,
ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट अगर लेटर से मैं M1 से मार्क कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट अगर मैं M2 से मार्क करता हूं, तो उस तरह की इक्वेशन आपको मिलेगी, राइट। अब ये जो डिस्टेंसेस है काफी इजी है निकालना। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लेटर से x1 और y1 से डिनोट करता हूं, देन इस बार जो प्ले करेगा यहाँ पे रोल वो क्या है, y1 वैल्यू यहाँ पर रोल प्ले करने वाला है। सो आपका जो PS1 है वो कैसा लिखा जाएगा, E टाइम्स ऑफ जो b बाई e डिस्टेंस पे जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है, x एक्सिस से b बाई e डिस्टेंस पे जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है, उसमें से आप यहां पर y1 हटा दोगे अगर, तो आपको PM1 पता चलेगा, राइट। और ऐसे ही PS2 के कैलकुलेशन में अगर आप b बाई e डिस्टेंस जो है उसके अंदर y1 फर्दर ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, PS2 मिलेगा, राइट। E अंदर भेज सकते हो, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, E अंदर भेज के ओवरऑल जो आपके यहाँ पे फोकल डिस्टेंसेस के फॉर्मुलेज हैं वो आपको मिल जाएंगे PS1 एंड PS2 को लेके, ठीक है ना। सो PS1 का वैल्यू यहाँ पर अल्टीमेटली आपको मिलेगा BE माइनस y1 एंड PS2 का वैल्यू आपको मिल रहा है BE प्लस y1, ठीक है ना। सॉरी, जो आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल रहे हैं, E अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, B माइनस EY1 एंड B प्लस EY1, ठीक है ना। बस यही आपके यहाँ पे फॉर्मुले है जिनको आपको याद करना है। एंड वंस यू हैव दिस, तो फिर से आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि यार इनके अंदर जो एडिशन की वैल्यू है अभी भी कांस्टेंट आ रही है, और वो किसके बराबर आ रही है, 2b के बराबर आ रही है, विच एक्चुअली क्रिएट्स अवर ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स वंस अगेन। यहां पे लेकिन क्या है, PS1 प्लस PS2 आपका 2b के बराबर है, ठीक है ना। सो अगेन ये क्या है, आपको इलिप्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना। एंड विद दैट वी हैव टेकन सो मच टाइम, लेकिन हमने यहाँ पे 50 मिनट्स के अंदर क्या किया है, 50 मिनट्स के अंदर वी हैव लर्न एवरी पॉसिबल थियोरेटिकल पॉइंट जो हम सीख सकते थे। क्लियर है। सो वी कैन नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। अगर आपको यहाँ पे एक बार फिर से थ्योरी देखनी है तो आप आराम से देख सकते हैं अपना, यहाँ पर अगर आपको टेबल वगैरह बना के अपने फॉर्मुलेज लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इनको अच्छे से कर लो क्योंकि यही सेम फॉर्मुलेज आपको हाइपरबोला में दिखने वाले हैं। हाइपरबोला भी आपका कैसा होगा, हाइपरबोला आपका जो है दो स्टैंडर्ड हाइपरबोलास होंगे, उसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे आपके दो हाइपरबोलास बनने वाले हैं, एंड फॉर्मुलेज एग्जैक्टली सेम आएंगे। बस ये ऑल्टरनेट डेफिनेशन वाला जो आपका सेक्शन है ये थोड़ा सा चेंज होगा, वहां पे सब्ट्रैक्शन की वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है रादर देन एडिशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एक्चुअली लुक्स एग्जैक्टली द सेम। इसलिए यहां पर इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग हाइपरबोला। Alright, so let us start with the questions. अब questions में ज्यादा समय नहीं लगेगा, questions are pretty easy once you know the basics and the formulas. Alright, equation of the circle passing through the foci of the ellipse and having the center at 0,3. Alright, so आप यहाँ पे अपना पूरा सिचुएशन अगर नोटिस करना चाहते हो तो नोटिस कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कि आपके पास में कोई तो एक इलिप्स है, ठीक है ना, एंड उस इलिप्स में अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पर आपको ए और बी के वैल्यूज बड़े ही क्लियरली नजर आ जाएंगे, कितने, 4 और 3 के बराबर। ए और बी के वैल्यू नजर आ रहे हैं 4 और 3 के बराबर, ठीक है ना। सो एक सेकंड में इसको सीधा कर लेते हैं। हाँ, अब यहां पे आपको 4 और 3 के बराबर वैल्यूज नजर आ रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली आपका 4,0 है एंड ये आपका 0,3 है, ठीक है ना। तो 0,3 पे ही इन्होंने क्या बोला है कि आपका सेंटर होना चाहिए, और फिर आपको क्या चाहिए, पास करना चाहिए फोकस के साथ। तो फोकस की लोकेशन अगर मैं पता कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, कि क्या आप फोकस आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या। ऑब्वियसली कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, +-a,0 पे आ जाएगा। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपका जो सर्कल है वो बेसिकली इस डिस्टेंस को रेडियस मान के बेसिकली बनने वाला है, इस डिस्टेंस को रेडियस मान के एक सर्कल क्योंकि आप बनाना चाहते हो, दैट्स व्हाई दिस s का कैलकुलेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो आपका s का कैलकुलेशन में हम क्या कह रहे हैं कि यार e निकालो पहले तो। सो e क्या होगा, अगर मैं नोटिस करता हूं तो ये मेरे पास में हॉरिजॉन्टल इलिप्स है फॉर श्योर, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है मतलब यहां पर a का वैल्यू बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस छोटे का स्क्वायर मतलब 9 ऊपर और बड़े का स्क्वायर मतलब 16 नीचे, सो दैट इज गिविंग अस √7/4 एज द वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी आ गया है तो हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं। a का वैल्यू कितना है, क्लियरली ये नीचे जो लिखा हुआ होता है ये a² b² होता है, तो a का वैल्यू कितना है, 4 के बराबर है, ठीक है ना, नॉट 16। तो 4 इंटू √7/4 ये आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके √7 के बराबर आ जाएगा। सो a का वैल्यू अगर आपका √7 आया है मतलब हमें ये लोकेशंस पता चल गई हैं। अगर आप अलग से मेंशन करना चाहो तो √7,0 एंड देन -√7,0 ऐसे आपके फोकस आए हैं। अब क्योंकि सिमेट्रिक यहाँ पे लोकेशन से, तो अगर आपने यहाँ पे S2 से पास करवा दिया तो सर्कल आपका S1 से डेफिनेटली पास हो ही जाएगा, ये दोनों डिस्टेंसेस आपके बराबर आ रहे हैं। रेडियस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पे रेडियस काफी इजीली निकाल सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा,
रेडियस हो जाएगा बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे इसको लेट्स से b1 नाम देता हूं, सो रेडियस आपका b1s2 के बराबर है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। b1s2 ये आपका डिस्टेंस है रेडियस के बराबर, कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर दिस माइनस दैट का होल स्क्वायर मतलब 7 एंड दिस माइनस दैट का होल स्क्वायर मतलब 9 एंड दैट गिव्स अस 4 एज द वैल्यू। तो रेडियस आपके यहां पे 4 के बराबर आ गया, ठीक है ना। वी आर टेकिंग थिंग्स सिंपल है तो सिंपल ही रख रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे वेरिएबल्स में भी हालांकि कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कई बार हमें ये भी है ना याद हो जाता है करते करते कि यार ये डिस्टेंस आपका b है, ये डिस्टेंस आपका a है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा। तो वैसे भी अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको वैसे तो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा विच विल बी इक्वल टू 4, ठीक है ना। बट चलो हमने यहाँ पर जो है अपना स्टैंडर्ड जो थॉट था उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया कि लेट अस फर्स्ट फाइंड द फोकस फाइंड कर ले, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया है, राइट। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आपके इसमें आ गया है देन इन दैट केस आप यहाँ पे अब अपने सर्कल की इक्वेशन लिखने वाला स्टेप करो और आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका सर्कल यहाँ पर बनेगा उसके अंदर सेंटर आपको 0,3 ऑलरेडी पता है, सो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट हैज टू बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ओपन करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, फिर यहां से आपको -6y मिलेगा, फिर एक 9 एंड -16 वाला टर्म आपको मिलेगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इसको अगर आप ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका -7, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6y -7 मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन में आप यहां पे नोटिस करो कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी है, इसी तरह से आपको यहां पर जो है बाकी सभी क्वेश्चंस में भी करना होगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको बोला था पहले कि एक्सेंट्रिसिटी इज वन ऑफ दोज वैल्यूज जो आपको हमेशा ही निकालने की जरूरत पड़ेगी। सो मेक श्योर कि आपके यहां पर जो है एक्सेंट्रिसिटी का यहां पर लॉजिक हमेशा क्लियर है। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस छोटे वाले का स्क्वायर ऊपर आएगा, बड़े वाले का स्क्वायर नीचे आएगा, तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर डालनी है, बड़ी वाली वैल्यू नीचे डालनी है, एक्सेंट्रिसिटी का कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। एक्सेंट्रिसिटी एक बार कैलकुलेट हो जाता है तो आपको यहां पर फॉर्मुले फर्दर क्या पता होना चाहिए, फोकस के लिए ए होता है, डायरेक्ट्रिक्स के लिए ए बाई ई होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, राइट। इफ वी मूव टू क्वेश्चन लाइक दिस, तो यहां पर आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए बोला है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी क्या, इलिप्स की यहां पर हमें अगर बतानी है तो नोटिस हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आपका b जो है वो बड़ा है, b इज ग्रेटर देन a, पहली बात तो ये चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एंड ये हर बार करना होगा आपको, क्योंकि यही डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आपको यहां पर बताता है कि हमें कौन से वाले फॉर्मुलेज यूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये b ग्रेटर देन a है मतलब ये वर्टिकल इलिप्स आपका बना है, वर्टिकल इलिप्स अगर आपका बनता है मतलब आपकी जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो हॉरिजॉन्टल वाली होंगे, दैट्स व्हाई y इक्वल टू कांस्टेंट यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज x इक्वल टू कांस्टेंट आता अगर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता तो, ये वर्टिकल इलिप्स है, राइट। अच्छा वर्टिकल इलिप्स है तो आपका यहां पे एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी यहां पर कैसे अप्लाई होगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस छोटी वाली वैल्यू ऊपर और बड़ी वाली वैल्यू नीचे, इस तरह से अप्लाई होगा। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस 3/5 ऑन कैलकुलेशन। देखो यहां पर 9/25 बनेगा, अंडर रूट लेके 3/5 बनेगा। नाउ इफ दिस इज योर ई का वैल्यू, तो आप यहां पर सोचो एक बार ध्यान से, फॉर्मुलेज एक बार रिवाइज करो और बोलो कि यार आपका जो डायरेक्ट्राइसिस है वो कहां पे होते हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई पे होते हैं। यहां पर आपका b इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ध्यान रखना। एंड जो आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है उसके अंदर a इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। सो यहां पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू एक्चुअली आपका 5 के बराबर है, ठीक है ना। b का वैल्यू 5 के बराबर है, डन है फिर तो कहानी आपकी यहां पे, ठीक है। क्या कह सकते हैं, हमें कह सकते हैं कि आपका यहां पर जो y है वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस b मतलब 5 अपॉन e मतलब 3/5 मतलब 25/3 आपके यहां पर वैल्यू निकल कर आना चाहिए। प्लस एंड माइनस दोनों ही हो सकता है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है वो आप यहां पे मार्क कर सकते हो, तो प्लस वाला अवेलेबल है तो इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस होते तो यहां पर प्लस और माइनस दोनों होते, ऑप्शन में एक ही था इसलिए क्वेश्चन पूछते समय भी इन्होंने अ बोला है, ठीक है ना। दैट्स फाइन। ये क्वेश्चन करने सारे जरूरी इसलिए हैं ताकि आपको यहां पर बड़े क्वेश्चन के अंदर जब ये सारी चीजें निकालने की जरूरत पड़ेगी तो आप वहां एटलीस्ट नहीं अटकोगे। दूसरा ये कि हमें यहां पे ये सारी चीजें है ना समझ में आना चाहिए कि यार पहले नोटिस क्या करना है, पहले ये पता तो करो कि आपका इलिप्स है कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल लेआउट वाला है, वर्टिकल लेआउट वाला है, तभी तो आप आगे उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, है ना, समझे। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करो। अब देखो यहां पर क्वेश्चन के पैटर्न और क्या क्या हो सकते हैं। यहां पर देखो आपको कोई इक्वेशन नहीं दिख रही है, इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें इक्वेशंस थी, यहां पे इक्वेशन नहीं है। तो हमें यहां पे जो पूरा स्ट्रक्चर है इलिप्स का वो याद रखना है, स्ट्रक्चर जो है इलिप्स का वो याद रखना है। एंड आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन यहां पे फिर मान के अपना काम कर सकते हो, ठीक है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन इलिप्स इज 6 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर डायरेक्ट्राइसिस इज 12 देन द लेंथ ऑफ एलआर इज इक्वल टू व्हाट। सो मान लेते हैं कि यहां पर हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात चल रही है ना, क्योंकि आपने केवल डिस्टेंस ऐसे दिए हैं तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, वर्टिकल इलिप्स हो, है ना।
वो तो आपने दिया नहीं है, तो हमें जो भी कंफर्टेबल लग रहा है हम वो ले सकते हैं। तो यूजुअली हमें हॉरिजॉन्टल ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसके ऊपर हम यूजुअली ज्यादा सवाल सॉल्व क्योंकि कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सो आपके पास में जो इलिप्स अभी यहां पर बन रहा है, ठीक है ना, इसमें जो फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा वो आप कितना बताओगे? फोकस के बीच का डिस्टेंस आपके यहां पे 2AE के बराबर होता है, ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि एक फोकस है 2A पे, सॉरी एक फोकस है AE पे, दूसरा फोकस है -AE पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2AE के बराबर होता है। अगर मैं डायरेक्ट ट्राइसेस की बात करता हूं, सो एक डायरेक्ट ट्राइस आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होती है A/E डिस्टेंस पे, एक डायरेक्ट ट्राइस आपकी राइट हैंड साइड में होती है A/E डिस्टेंस पे। तो ओवरऑल दोनों डायरेक्ट ट्राइसेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डायरेक्ट ट्राइसेस के बीच का डिस्टेंस आपका 2A/E हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिगर पता होना चाहिए, राइट। सो इन्होंने यहां पर जो डेटा दिया है उसको यूज करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस मतलब 2AE, ये आपका 6 के बराबर है, एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्राइसेस मतलब 2A/E, ये आपका 12 के बराबर है। तो अगर आप दोनों इक्वेशन में 2 से डिवाइड करते हो तो आपका A का वैल्यू 3 है और A/E का वैल्यू आपका 6 के बराबर है। सो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल काफी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो आपको A² मिलेगा इक्वल टू 18, और अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो E² मिलेगा विच विल बी इक्वल टू 1/2। सो हमें A² और E² मिल चुके हैं। अब A² E² मिल गए हैं तो हमारे पास में ऑलरेडी रिलेशन होता है फॉर B² ऑल्सो, तो आप B² का वैल्यू भी काफी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। जो एक्सेंट्री वाला रिलेशन है तो वही, लेकिन इस तरह से लिखने में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना, जहां पे हम ये कहते हैं क्या, B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 - E²। इसी चीज को मैनिपुलेट करके हम एक्सेंट्री का रिलेशन एक्चुअली जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन इसको अलग से याद रखो, कभी भी अगर हमें बी निकालना है, ए और ई पता है, तो ये अप्लाई करना ज्यादा कंफर्टेबल फीलिंग देता है, ठीक है ना, रादर देन यूजिंग द आइडिया ऑफ दिस, फिर स्क्वायरिंग करोगे, फिर इधर उधर करोगे, ठीक है ना। उससे बेटर है कि आप यहां पे इसको अलग से याद रखें। सो B² का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो कितना आ जाएगा यहां पे? ये आ जाएगा आपका A² विच इज 18 एंड E² विच इज 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 9 के बराबर, ठीक है ना। सो आपको B² भी पता चल चुका है। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। हमें यहां पर जो है जितनी वैल्यूज पता हो सकती थी सारी ही पता चल चुकी हैं, कुछ बचा ही नहीं है। आपके इसमें A² B² अगर आ चुका है, आपके इसमें अगर A² B² आ चुका है, तो आपको यहां पे LR का लेंथ निकाल के बताना है। सो LR का लेंथ होता कितना है? LR का लेंथ इस सिनेरियो में होता है 2B² A के बराबर, ठीक है ना। सो 2B² मतलब 9 और A मतलब कितना हो जाएगा यहां पे? √18 मतलब कितना हो जाएगा? 3√2 के बराबर होगा, राइट। सो हो जाएगा 2 × 9 इंटू डिवाइड बाय 3√2, सॉरी, तो हो जाएगा आपका 3√2 के ही बराबर। अच्छा, एक्चुअली ऐसे भी बोल सकते हैं कि 18 को √18 से डिवाइड किया, √18 है, √18 आपका 3√2 है। जैसे भी आप यहां पर कैलकुलेशन करना चाहें, आपका बी ऑप्शन इस केस में फिर कंफर्म हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है कि आपको इक्वेशन वगैरह से ज्यादा मतलब नहीं है आपको, लेकिन यहां पे जो फिगर के अंदर डिस्टेंसेस वगैरह हैं वो अच्छी तरीके से कैलकुलेट करते हैं आ रहे हैं, ठीक है ना। LR भी एक तरीके से आपकी लेंथ है, 2B² आपका फॉर्मूला यहां पर बनता है। नेक्स्ट, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स हुज LR इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर फोसाई। अगेन देखो, आपको यहां पर जो है मेन जो फॉर्मुले उनको अप्लाई करते आना चाहिए अच्छे तरीके से। सो एक्सेंट्रिसिटी निकाल के बतानी है इलिप्स जिसके अंदर LR का जो लेंथ है, LR का लेंथ कितना होता है? 2B² A। मान लेते हैं कि हम यहां पे हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात कर रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि आप वर्टिकल इलिप्स वाले फॉर्मुले से भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों जगह फिर वर्टिकल इलिप्स के फॉर्मुले से जानना चाहिए, ठीक है ना। LR के लिए भी अगर आप वर्टिकल इलिप्स का फॉर्मुला इस्तेमाल कर रहे हो 2A²B, तो आपके यहां पे डिस्टेंस बिटवीन फोसाई के लिए भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? 2BE यूज करना पड़ेगा। मिक्स एंड मैच मत कर देना, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर बार बार बोल रहा हूं कि वर्टिकल इलिप्स वाला फॉर्मुला यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो यहां पे 2AE रिप्लेस कर लेंगे, राइट। सो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? 2 कैंसिलेशन हो जाएगा और आपका B²/A² का जो रिप्लेसमेंट है वो E के बराबर चला जाएगा। अब ये आपके लिए काफी अच्छी कंडीशन आई है, बिकॉज व्हाट वी ऑलरेडी नो इज दिस कि आपका B² होता कितना है? B² आपका यहां पे A² इंटू 1 - E² के बराबर होता है। सो B²/A² कितना हो जाएगा? यहां से अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो E के बराबर ही हो जाएगा ना। सो E इज इक्वल टू कितना आ रहा है? या एक स्टेप और बीच में करना चाहते हो तो कर लो कि B²/A² जो है ये 1 - E² के बराबर है। अब आप यहां से वहां वैल्यू डालो, जो वहां से यहां वैल्यू डालो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये दो डब्बे आप बना के रख लो, ठीक है ना। और यहां से अब आपको E का वैल्यू समहाउ निकाल के बताना है, यही आपका मेन आइडिया है, ठीक है ना। चमक गया। तो इन दोनों को अगर मैं साथ में इस्तेमाल करना चाहूंगा तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा कि यार 1 - E² जो है ना वो E के ही बराबर है, समझे। तो E में इक्वेशन आ गई, B²/A² को 1 - E² से रिप्लेस कर दिया, E में इक्वेशन आ गई विच इज बेसिकली E² + E - 1 = 0। तो बस आपको E का आंसर भी यहां से मिल जाएगा।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऑब्वियसली ये आपका पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, एक फ्रैक्शन होना चाहिए फॉर इलिप्स विच कैन हैपन विद द प्लस साइन। सो रूट 5 माइनस 1/2 इस क्वेश्चन में मतलब इलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी निकल कर आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मुलेस का गेम है बेसिकली, ठीक है ना। फॉर्मुलेस हमने समझने के लिए जितना एफर्ट इस वीडियो में डाला है, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट, जहां पर हमने चीजें एकदम समझ ही ली हैं। बहुत सारे बच्चे केवल रट के भी यहां पर इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमने अगर समझने पे एफर्ट डाला है तो हमें तो और भी कंफर्टेबली ये सारे क्वेश्चंस करते आने चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा कोई यहां पर जो है मुश्किल काम नहीं है। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोसाई आर दिस एंड एक्सेंट्रिसिटी इज दैट। तो ये फिर से आपका सवाल काफी इंपॉर्टेंट है ना, जहां पे आपको इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है। सो इलिप्स की इक्वेशन अगर निकालनी है तो ये क्लियर है कि आपके फोकस क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं, फोकस क्योंकि आपके हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, इसका मतलब आपका इलिप्स भी हॉरिजॉन्टल वाला ही होगा। मतलब जो आपका यहां पे फाइनल आंसर बनेगा उसके अंदर आपको ए का वैल्यू बड़ा और बी का वैल्यू छोटा दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आपके यहां पे अगर ये प्लस माइनस 2 पे है, मतलब ए का वैल्यू क्या मेरा 2 के बराबर है, ऐसा मैं कह सकता हूं। एक है 2,0, एक है माइनस 2,0, ये आपके फोकस है, ठीक है ना। मतलब ए का वैल्यू आपका 2 के बराबर होगा एंड एक्सेंट्रिसिटी ऑलरेडी आपको हाफ के बराबर देके रखी है, तो यहां पे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके 4 के बराबर आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू आपका 4 आया है तो बी की कैलकुलेशन होती कैसे है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फॉर्मुला है किसके लिए, ये फॉर्मुला है हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए। वर्टिकल इलिप्स के लिए अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये चेंजेस जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। सो बी स्क्वायर की कैलकुलेशन में यहां पे 16 आएगा, उसके साथ में 1 माइनस 1/4 आएगा विच गिव्स अस 12 एज द वैल्यू, ठीक है ना। तो आपका बी स्क्वायर का वैल्यू निकला है 12 के बराबर। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16 के बराबर, राइट। सो हमारा फॉर्मुला क्या बनेगा, अल्टीमेटली हमारे यहां पे जो इक्वेशन बनेगा, इंस्टेड कहना चाहिए इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे हम यहां पे इलिप्स एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, तभी तो हमने यहां पे ये सारे फॉर्मुले इस्तेमाल किए हैं। तो स्टैंडर्ड इलिप्स का हमने इक्वेशन पहले इमेजिन किया कि ए और बी उसके अंदर क्या है, फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए और बी फाइंड हो चुके हैं, तो हमारे यहाँ पे आंसर भी आ चुका है। 48 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 48। ये इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनना चाहिए, समझे क्या। ये तो था ही ना दिमाग में कि आपका यहाँ पे अगर फोकस प्लस माइनस 2,0 पे है तो सेंटर इसका कहां पर है, सेंटर इसका ओरिजिन पे है। सेंटर आपका चेंज नहीं हुआ है, सेंटर आपका ओरिजिन पे ही था, सेंटर आपका ओरिजिन पे है। और हमें यह भी पता है कि आपके फोकस के ओरिएंटेशन को देखिए कि एक्स एक्सिस आपका यहां पर मेन जो मेजर एक्सिस है वो बनना चाहिए। सो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एग्जैक्टली वहीं पर है जैसे कि यूजुअली होते हैं। दैट्स व्हाई द इक्वेशन शुड मैच विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो हम पढ़ के आए हैं। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ही आपकी इक्वल टू 1 करके इक्वेशन क्रिएट करेगी एंड दैट इज गिविंग अस ए एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें है ना आपको ज्यादा फील होंगी जो मैं बार बार बता रहा हूं अगर आप अगला क्वेश्चन करोगे तो, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन में आप देखो कि आपकी यहां पे जो इक्वेशन थोड़ी सी अलग दिख रही है ना, ये डायरेक्टली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जैसी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा कुछ अलग है इसके अंदर, ठीक है ना। क्या अलग है यहां पर, ये x माइनस 1 वाई माइनस 2 क्यों इस्तेमाल किया इसने, क्योंकि सेंटर का लोकेशन। अगर मैं सिंपली ऐसा सवाल पूछता कि इस पर्टिकुलर इलिप्स में सेंटर बताओ कितना है, तो सेंटर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 0 0 है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप बोलोगे कि यार लेकिन यहां पे x जो है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, आपके यहां पे सेंटर के वैल्यूज तो होना चाहिए। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 सेंटर के वैल्यूज होना चाहिए क्योंकि सेंटर हमने यही पढ़ा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस क्वेश्चन में सेंटर जो x है वही खुद x माइनस 1 है एंड जो आपके यहां पे y है वो खुद ही y माइनस 2 है। तो इन ब्रैकेट्स की जगह कैपिटल X कैपिटल Y इमेजिन करके आपको कंपेयर करना है और कंपेयर करके अगर आप यहां पे सेंटर कैलकुलेट करते हो, जैसे कि हमने पैराबोला में इस तरह के कई सारे क्वेश्चन किए हैं, तो वहां से आपका सेंटर एक्चुअली 1,2 निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इक्वेशन देख के अगर आप ऑप्शन देखते हो तो ऐसा लग रहा है कि यार आपका सेंटर 1,2 आना चाहिए, बट लेट अस नॉट लुक एट द ऑप्शन एंड करेक्ट तरीके से यहां पे आगे बढ़ के देखते हैं कि हम खुद सेंटर 1,2 ही रियलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सेंटर्ड एट 1,2, ओके सॉरी सेंटर देके रखा है इस क्वेश्चन में मुझे लगा कि कैलकुलेट वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास में यहां पे फोकस अगर दिए हुए हो तो उसका मिड पॉइंट सेंटर होता है। फोकस अगर दिए हुए हो तो उसका मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो मुझे लगा कि यहां पर शायद 2 फोकस दिए हुए होंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में दिए हुए थे। इस क्वेश्चन में जैसे 2 फोकस दिए हुए थे, तो 2 फोकस अगर आपको अलग अलग दिख रहे हैं तो उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करके सेंटर आता है एंड देन सेंटर की मदद से फिर आप आगे बढ़ के अपना
जो है इक्वेशन लिखते हो। बट ये वाले क्वेश्चन में अच्छी बात है सेंटर दे ही दिया उन्होंने, ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सेंटर्ड एट दिस हैविंग पॉइंट दिस एज वन ऑफ इट्स फोकस पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6, ऐसा कुछ कुछ आपको यहां पे कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना। फिगर बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। इलिप्स कुछ ऐसा ही बनेगा कि हमारा इलिप्स तो देखो हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहां पर बोल देंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ये आपके क्या है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, ये आपके क्या है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ठीक है ना। सो आपका यहां पर जो एक सेंटर है वो तो यहां पर देकर रखा है कि 1,2 के बराबर है, ठीक है ना। फिर आपका वन ऑफ द फोकस इन्होंने देकर रखा है 6,2 के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर आप दूसरा फोकस निकालना चाहते हो तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हो कि नहीं। दूसरा फोकस कहां पे जाएगा आपका, अगर ये आपको क्लियरली 5 डिस्टेंस आगे भेज रहा है तो 5 डिस्टेंस पीछे जाके आपको दूसरा फोकस मिलना चाहिए, एंड दूसरा फोकस फिर आपका कहां चला जाएगा, -4,2 पे चला जाएगा। सही बात है, इस तरह से आपको अपनी है ना कैलकुलेशंस करते आना चाहिए। अच्छा, फर्दर यहां पर दिया है कि ये जो 4,6 पॉइंट है, 4,6 पॉइंट ये इलिप्स के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है। तो अब इस पर्टिकुलर फिगर को देखकर हमें अपनी इक्वेशन अगर निकालनी है तो फिर से हमारा थॉट तो यही होना चाहिए कि यार देखो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे बेसिकली यहां पर ए और बी का वैल्यू चाहिए। सेंटर तो ऑलरेडी है, मतलब ये तो पक्की बात है कि हम यहां पे अपने इलिप्स की इक्वेशन को इस फॉर्मेट का तो अज्यूम कर ही चुके हैं। रादर देन राइटिंग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वी आर ऑलरेडी इमेजिनिंग कि एक्स -1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आंसर तो ऐसा ही आएगा। आंसर ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि सेंटर की वैल्यू यहां पे 1,2 ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है, तो उतना शिफ्टिंग तो आपको यहां पे करना ही है, राइट। अच्छा, अब ए और बी निकालना ही मतलब हमारे यहां पर मेन काम अभी भी बचता है। सो नाउ हमारे जो डिस्कशन में एक इंपॉर्टेंट अभी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, दैट वाज PS1 एंड PS2, एंड उनका सम हमें पता है कि हमेशा कांस्टेंट आता है। कितना आता है इलिप्स के केस में, 2a के बराबर निकल कर आता है, ठीक है ना। सो वी कैन बेसिकली स्टार्ट यूजिंग दोज कंडीशंस नाउ। इसको S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं, ठीक है ना। सो PS1 प्लस PS2 आपका कितना होना चाहिए, 2a के बराबर होना चाहिए, ये पक्की बात है। एंड PS1 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, अंडर रूट के अंदर दिस माइनस दैट का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, एंड यहां पे आ जाएगा दिस माइनस दैट का होल स्क्वायर मतलब यहां पे आ जाएगा 16। अंडर रूट के अंदर यहां पे कितना आ जाएगा 4 - 6 का होल स्क्वायर मतलब 4, एंड यहां पे 6 - दिस का स्क्वायर मतलब 16, ये आपका 2a के बराबर होना चाहिए, राइट। सो इफ यू कैलकुलेट दिस तो ये कितना आ रहा है आपके पास में, ये आ जाएगा बेसिकली 80, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना 4√5 के बराबर, एंड ये आ जाएगा 20 मतलब ये आ जाएगा 2√5 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 2a के बराबर। तो यहां से हम 6 क्या देख पा रहे हैं, 6√5 एज द वैल्यू ऑफ 2a देख पा रहे हैं। तो दोनों साइड से 2 कैंसिल करवा दें तो आपके इसमें a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। a का वैल्यू आपके इसमें यहां पे 3√5 के बराबर आ रहा है, राइट। मतलब a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, a स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली 45 के बराबर आ रहा है। a स्क्वायर निकालना ही जरूरी है, ध्यान से देख लो, a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, वैसे आप इस पॉइंट पे आके अगर ऑप्शन चेकिंग करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से एक काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे यहां पर 45 जो है आपको ए स्क्वायर की जगह ए की जगह दिख रहा है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। वैसे यहां तक की कैलकुलेशन भी सफिशिएंट है, राइट। लेकिन अभी निकालना सीख लेते हैं, हो सकता है कि यहां पर आप अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पर थोड़े बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ेगी वो भी देख लो। अच्छा, यहां पर ये नोटिस करो कि हम जो भी यहां पर फॉर्मुलेस अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर ये सेंटर की लोकेशन एक्जैक्टली अभी यहां पर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेस, ठीक है ना। डिस्टेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। इसलिए यहां पर हमें सेंटर से ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही कि सेंटर कहीं और है, राइट। अच्छा, वैसे ही आप यहां पे आगे अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपको यहां पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर जो ये करना है, ये तो आपके इलिप्स के साइज पे डिपेंड कर रहा है कि इलिप्स कितना स्ट्रेच्ड है, इलिप्स कितना ऊपर से यहां पर दबा हुआ है ना, एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना है, ठीक है ना। तो वो सारे वैल्यूज फिर से यहां पर जो है आप अगर सेंटर कहीं और ले जाओ, इसको उठा के कहीं और भेज दो, तो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ई स्क्वायर में यही रिलेशन बना रहेगा अगर आपने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया तो, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है इक्वेशन, तो अगेन यहां पर सेंटर आपको दिक्कत नहीं देगा, राइट। अच्छा, लेकिन अब यहां पर मुझे ई निकालना है, तो ई पे तो मैं पहुंचा ही नहीं अभी, तो हम वो वैल्यू पहले निकाल के रख लेते हैं। नाउ व्हाट वी नो कि यार आपके जो फोकस के बीच का डिस्टेंस है, S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a के बराबर होता है। S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a के बराबर होता है। मतलब आपका यहां पे डिस्टेंस है कितना, बेसिकली 10 यूनिट के बराबर है। एंड
2a e के बराबर होता है, सॉरी आपका जो ये डिस्टेंस है 2a e के बराबर होता है। एंड अभी हम यहां पे ऑलरेडी क्या जानते हैं कि a का वैल्यू आपका कितना है 3√5 के बराबर है, ठीक है ना। सो दैट कैन गिव अस e का वैल्यू, और e का वैल्यू अगर आपके इसमें आ जाएगा तो आप यहां पे फर्दर क्या निकाल सकते हैं, फिर यहां से b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो क्या आएगा कैलकुलेशन आपका यहां पे, ये हो जाएगा 5 एंड देन यहां से फर्दर आपका √5 कैंसिल होगा। सो e का वैल्यू आपका निकलेगा √5/3 के बराबर, ठीक है ना। ऑलराइट, सो इफ दैट इज क्लियर तो हम यहां पर अभी अपना बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा होता है। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कितना है 45 एंड देन 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 5/9 के बराबर। तो 4 यहां पे जाएगा, 4 बनेगा एलसीएम लेने के बाद में, 9 से कैंसिलेशन के बाद में यहां पे 5 बनेगा, तो ये बनेगा आपका 20 के बराबर, ठीक है ना। क्लियर है, विच इज बेसिकली द राइट ऑप्शन एज वेल, है ना। आपका यहां पर बी स्क्वायर का वैल्यू 20 निकला है और ए स्क्वायर का वैल्यू आपका 45 के बराबर आया है। बाकी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होनी तो ऐसी चाहिए थी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, समझे। तो ये है आपका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि हम इक्वेशन आइडेंटिफाई अगर कर रहे हैं और सेंटर कहीं और है तो उसको हम यहां पे कैसे दिखाएंगे इक्वेशन में, ठीक है ना। चलिए, या फिर अगर आपके इसमें इस तरह का कोई इक्वेशन आ जाएगा तो आगे से आपको पता है कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, सेंटर आपका 1,2 पे है ना। इक्वेशन देख के हमें ये भी फील आ जाना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो एक छोटा सा टॉपिक अभी और कवर कर लेते हैं, देन वी विल बेसिकली फिनिश दिस ऑफ। आपके यहां पर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का भी यहां पे अंडरस्टैंडिंग एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ ही हमने यहां पर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आपके यहां पर जो लेकिन पूरा आइडिया है डिस्कशन का, ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जिस तरह से हमने पैराबोला के अंदर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स एकदम बस देख के ही डिस्कस कर लिए थे कि यार 80² 280 कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी लग रही है, ठीक है ना। वैसा ही अगर डिस्कशन वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। बट उसके अंदर फिर ये जो इंपॉर्टेंट आइडियाज है आपके स्किप हो जाते हैं एंड कई बार इनके ऊपर भी आपके सवाल बन जाते हैं ऑक्सिलरी सर्कल को इंक्लूड करते हुए। सो दैट्स वाई, है ना, नोइंग दीज इज इंपॉर्टेंट। अगर आप वैसे डायरेक्टली देखते हैं तो आपकी इक्वेशन अगर x² प्लस y² b² इक्वल टू 1 है, अगर ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यार मुझे अगर कोई एक पॉइंट इलिप्स के ऊपर कंसीडर करना है और उसको अगर मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं तो मैं इसको a cos थीटा b sin थीटा बोलूंगा तो मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज a sin थीटा b cos थीटा या a cos थीटा b sin थीटा, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये हमेशा ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, समझे कि नहीं। क्योंकि आपके यहां पे a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल करेंगे और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। लेकिन अब हमने a sin थीटा b cos थीटा लेना चाहिए या फिर a cos थीटा b sin थीटा लेना चाहिए, और इनमें से स्टैंडर्ड किसको मानना चाहिए, ये सारी चीज अगर आपको समझना है तो फिर आपको यहां पर पूरा एक जो फ्लो है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन का उसको यहां पे समझना होगा, ठीक है ना। सो इलिप्स आपके इसमें भले ये है जिसकी इक्वेशन क्या है x² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1, हम इसके ऊपर लाया करने वाला कोई एक पॉइंट जो है उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। सो लेट अस पुट दिस पॉइंट एज p, हम p का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे, हमें यहां पर बेसिकली पहले इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल बनाना पड़ेगा। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। कॉन्सेंट्रिक मतलब जहां पे इलिप्स का सेंटर है वहीं पे आपके सर्कल का भी सेंटर होगा, जिसका डायमीटर मेजर एक्सिस के बराबर होता है ना, मतलब रेडियस a के बराबर होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो रेडियस अगर आपका a के बराबर है, सेंटर आपका ओरिजिन है, तो ऑक्सिलरी सर्कल जो हम यहां पे क्रिएट कर रहे हैं दैट इज बेसिकली x² प्लस y² इज इक्वल टू a², ठीक है ना। तो पहले हम ऑक्सिलरी सर्कल यहां पर क्रिएट करते हैं। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग सर्कल, है ना, कोई ऐसी चीज जो हेल्प कर रही है आगे किसी कैलकुलेशन में, ठीक है ना। ऑक्सिलरी जैसे ऑक्सिलरी एंगल होता है आपका, वैसे ऑक्सिलरी सर्कल है यहां पे, ठीक है ना। सो आपके पास में यहां पे जो आइडिया है दैट इज टू बेसिकली फर्स्ट कंसीडर अ पॉइंट ऑन दिस ऑक्सिलरी सर्कल। क्योंकि हमने सर्कल के ऊपर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आपको पता है कि यहां पे कोई भी पॉइंट अगर मैं कंसीडर करना चाहता हूं देन a cos थीटा a sin थीटा मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। a cos थीटा a sin थीटा बेसिकली इसके ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं कि यहां पे जो थीटा है वो क्या होगा, वो ये वाला एंगल होगा जो रेडियस वेक्टर इस पॉइंट पे बना रहा है विथ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। सो हम क्या कह रहे हैं कि यार देखो आप क्या करो ना, आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहते हो जो इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो आप करस्पॉन्डिंगली ये देखो कि एकदम उसके सर पे बैठा हुआ जो पॉइंट है ऑक्सिलरी सर्कल पे वो क्या है। तो हम यहां पे नोटिस करें कि a cos थीटा a sin थीटा के बराबर है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप एग्जैक्टली नीचे ही अगर आप आओगे, अगर आप वर्टिकल ड्रॉप यहां पे कंसीडर करो
तो ये तो पक्की बात है कि आपका x का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। सो p जो आपको यहां पर वैल्यू बन रहा है उसका x कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, a cos थीटा के ही बराबर होना चाहिए। लेकिन अब अगर हमने x का वैल्यू a cos थीटा इमेजिन कर लिया इस पॉइंट पे, ठीक है ना, x का वैल्यू अगर हमने यहां पे a cos थीटा कंसीडर कर लिया, सो b का वैल्यू कितना आना चाहिए, ये हम अब इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, राइट। अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां पे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। सो a स्क्वायर कैंसिल होगा और ये उस तरफ जाके साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड क्योंकि हम अब यहां पे कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि यार चलो हम प्लस वाले को कंसीडर करेंगे एज द स्टैंडर्ड वैल्यू, हम प्लस वाले को कंसीडर करेंगे एज द स्टैंडर्ड वैल्यू। थीटा का वैल्यू चेंज होता रहेगा तो साइन थीटा कभी ना कभी तो नेगेटिव हो ही जाएगा, तो दूसरे वाले पॉइंट्स आपके निकल कर आ जाएंगे, राइट। सो दैट इज द रीजन कि आपके यहां पर जो ओवरऑल अब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बनता है वो दिखाई कैसे देगा, x की वैल्यू a cos थीटा, y की वैल्यू b sin थीटा फॉर द इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, कैसे आया है, दो स्टेप में आया है ना। पहले स्टेप में हमने ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर थीटा पैरामीटर के साथ में एक पॉइंट कंसीडर किया है, फिर वहां से हमने एक ड्रॉप दिया है, एक्सिस के ऊपर एक ड्रॉप लिया है हमने। एक्सिस के ऊपर जब हमने ड्रॉप लिया है तो बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब यहां पे गारंटी से बता सकते हैं कि कितने होंगे, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा के बराबर होंगे। ठीक है ना, एंड ऐसा हम किसी भी पॉइंट के लिए कर सकते थे। अगर यहां पे अगर आपको कोई पॉइंट अगर कंसीडर करना होता, सोचो मुझे अगर इस पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करता, मैं बेसिकली ये देखता कि इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे क्या है और वो कितना एंगल बना रहा है, राइट, वो लेटर से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका a cos अल्फा, a sin अल्फा, और वहां से आप नीचे गिरोगे तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा कितना, a cos अल्फा b sin अल्फा। ठीक है ना, कैलकुलेट करने पे। ठीक है ना, सो दिस कैन बी डन एवरी टाइम, राइट। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप भले ही यहां पे जब आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप यहां पे डॉटेड सर्कल नहीं बनाओगे, क्योंकि हमें यहां पर जो है अगर थीटा कैलकुलेट करने के लिए कोई बोलता है तो हम जानते हैं ना यहां पे कि यार पी का जो वैल्यू है वो खुद थीटा के टर्म्स में यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, इस थीटा को हम क्या कहते हैं, एक्सेंट्रिक एंगल कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली ओ और पी को ज्वाइन करने वाला एंगल नहीं है ये ध्यान रखना कि आप भले ही आगे से ये डॉटेड सर्कल नहीं प्लॉट करोगे, दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को a cos थीटा b sin थीटा बोल रहे हो तो डायरेक्टली बोल दो, यहां पे अननेसेसरी ऐसे ज्वाइन करके थीटा एंगल मार्क मत करना वहां पे, क्योंकि थीटा एंगल यहां पे मार्क होता ही नहीं है, थीटा एंगल नहीं है ये। देखो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो सो इट इज समथिंग लेसर देन थीटा, या लेसर देन ग्रेटर देन को छोड़ो, डिफरेंट फ्रॉम थीटा। ठीक है ना, सो इस एंगल को हमें, ओपी वाले एंगल को हमें यहां पर थीटा मार्क नहीं करना है, इवन इफ द पी पॉइंट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ थीटा, दैट्स फाइन। ठीक है ना, सो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमारे यहां पर फाइनली कंक्लूड हो रहे हैं a cos थीटा b sin थीटा के बराबर, राइट। ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट लिया है जिसका एक्सेंट्रिक एंगल यहां पे थीटा डिफाइन किया है, एंड देन फिर उसकी मदद से हमने यहां पर अपना p पॉइंट फाइनली कंक्लूड किया है। ठीक है ना, अब देखो एक्सेंट्रिक एंगल इन्होंने पूछा है, मतलब इन्होंने थीटा की वैल्यू पूछी है। अब मुझे एग्जैक्टली लेकिन फिगर में थीटा दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या पता है कि यार ये एक्सेंट्रिक एंगल जो थीटा ये निकलवाना चाहता है ना, ये मुझे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते समय नजर आ रहा होता है। जब मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो मुझे थीटा नजर आता है और वो थीटा को ही हम एक्सेंट्रिक एंगल कहते हैं। ठीक है ना, बस हम क्या करेंगे, ये जो हम ज्वाइन करेंगे ना इसको मार्क नहीं करेंगे एज थीटा, ऐसे बस ऐसा लाइन ज्वाइन करना चाहते हो इस क्वेश्चन में तो कर सकते हो, लेकिन यहां पे थीटा मार्क मत करना, दिस इज नॉट थीटा। ठीक है ना, तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि कोई भी एक पॉइंट है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा b sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए इक्वेशन यहां पर देखो कैसी दिखाई देगी आपकी इलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगी, x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, मतलब a का वैल्यू आपका √6 है एंड b का वैल्यू आपका √2 है। ये भी ध्यान देना, दीज आर नॉट 6 and 2, a और b के वैल्यूज एक्चुअली क्या होते हैं, इनके अंडर लेके जो वैल्यूज आते हैं वो होते हैं। सो a cos थीटा इज बेसिकली √6 cos थीटा एंड b sin थीटा इज √2 sin थीटा। हम थीटा के टर्म्स में, थीटा पैरामीटर के टर्म्स में डेफिनेटली अपना पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज एक्सेंट्रिक एंगल, वी आर जस्ट नॉट मार्किंग इट ओवर हियर बिकॉज दैट इज नॉट द एंगल थीटा। एंगल थीटा बनाना तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे ऊपर जाके ये वाला एंगल मार्क करना पड़ेगा, क्यों करना है, जाने दो। ठीक है ना, यहां पर इन्होंने दिया क्या है, एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स
एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो हमें यहां पर गारंटी करना है कि ये डिस्टेंस आपका जो है 2 के बराबर होना चाहिए। तो बढ़िया है, ओरिजिन से जो पी का डिस्टेंस है वो 2 के बराबर होना चाहिए, तो थीटा की इक्वेशन रेडी हो जाएगी, थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। सो लेट अस डू दैट। आपको यहां पर दिया है कि ओपी का वैल्यू बेसिकली 2 के बराबर होना चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन कैसे आएगा, अंडर रूट के अंदर दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 6 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आएगा दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये होना चाहिए 2 के बराबर। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, और एक काम यहां पे करते हैं, स्क्वायरिंग करने के साथ साथ जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ में मर्ज करवा लेते हैं। स्क्वायरिंग कराए तो राइट हैंड साइड में 4 बनना चाहिए। ये आपका जो है कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, जिसको उस तरफ भेज के हम यहां पे 4 - 2 करवा लेंगे। एंड जो आपका आगे कैलकुलेशन बढ़ रहा है वो कैसा दिखाई देगा, आपको यहां पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर नजर आएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा आपको 2 के बराबर नजर आएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1/2 के बराबर होगा, मतलब कॉस थीटा आपका यहां पे प्लस माइनस 1/√2 हो सकता है। कॉस थीटा अगर आपका प्लस माइनस 1/√2 हुआ है, कॉस थीटा अगर आपका प्लस माइनस 1/√2 हुआ है, देन इन दैट केस आपके एंगल्स क्या क्या आएंगे। अगर आप 0 से लेकर 2π तक के सारे वैल्यूज अगर लिखना चाहते हैं, देन आपको क्या क्या मिल जाएगा, π/4 मिल जाएगा, π - π/4 मिल जाएगा, π + π/4 मिल जाएगा, एंड देन 2π - π/4 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारे ही आंसर्स एक्चुअली आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे फ्रॉम 0 से लेकर 2π। 0 से लेकर 2π जरूरी है, क्योंकि आप यहां पे 0 से लेकर 2π में कोई सा भी एंगल थीटा का ले सकते हैं। 0 से लेकर 2π में कोई सा भी एंगल आप यहां पे थीटा का ले सकते हैं, तभी आपको यहां पर कुछ वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगे, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगे, राइट। सो हमारे पास में अवेलेबल लेकिन क्या कराया गया, पहले 2 एंगल्स अवेलेबल कराए गए हैं, तो इनको मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। π/4 एंड 3/4 हमारे पास में अवेलेबल है, वो आपके सही ऑप्शंस हैं। बाकी π/3 π/6 वाले आंसर्स तो आपके गड़बड़ है, ठीक है ना। 2 और हो सकते थे, क्योंकि आपके इसमें यहाँ पे अगर डिस्टेंस 2 पे अगर आप बात करते हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक पॉइंट मिला है तो सिमेट्रिकली सेकंड में भी मिलेगा, सिमेट्रिकली थर्ड में मिलेगा, सिमेट्रिकली फोर्थ में भी आपको एक पॉइंट मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। दैट्स व्हाई 4 आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, आउट ऑफ विच 2 आर अवेलेबल इन अवर ऑप्शंस, ठीक है ना। चलिए, सो इस तरह से हम यहाँ पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते रहेंगे आगे। लोकस वगैरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से एलिमिनेशन वगैरह थीटा के साथ में करने को मिलेगा, ठीक है। बट विद दैट वी हैव कंप्लीटेड अवर इनिशियल डिस्कशन ऑफ इलिप्स। हमने यहाँ पे डेरिवेशन से लेके क्वेश्चन सॉल्विंग तक सारी चीजें यहाँ पर जो है कवर कर ली हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ पे अब कॉन्फिडेंट फील करें इलिप्स के डिस्कशन के साथ में, एंड जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, आपको यहाँ पे जो मिक्स्ड आइडियाज वाले पीवाईक्यूज होते हैं वो भी सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं स्पेशली जेई मेन के अंदर, उनमें आप नोटिस करोगे कि इलिप्स और हाइपरबोला साथ में पूछे जाते हैं, और आपको कुछ एक कैलकुलेशन इलिप्स की पूछी जाती है, कुछ एक कैलकुलेशन फिर आगे चल के हाइपरबोला की बनवा देते हैं। तो वैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइपरबोला एज वेल, ठीक है ना। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।